अस्सलामुअलैकुम। सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। AWS का सेकंड सेशन है हमारा। और इस सेशन के अंदर हम लोग AWS का जो पहला चैप्टर है, प्रॉपर चैप्टर, उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब से जितनी भी सर्विसेज हैं AWS की, जो कि अराउंड 30 सर्विसेज बनती हैं, जिनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, उनकी हैंड्स ऑन लैब्स भी परफॉर्म करेंगे। तो इसी की जो फर्स्ट सर्विस है वो उसका नाम है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। तो आईएम के बारे में मैं फर्स्ट आपको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दूंगा, देन वी कैन मूव ऑन टू स्लाइड्स। और आफ्टर दिस सेशन, इस सेशन के एंड के ऊपर हम लोग जो है वो हैंड्स ऑन लैब भी परफॉर्म करेंगे। और हैंड्स ऑन लैब इस तरह से अमूमन परफॉर्म हुआ करेंगी कि आईएम की तो स्पेसिफिकली ज़्यादातर आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने परफॉर्म करनी हुई तो आफ्टर द सेशन आप लोग के अकाउंट्स भी क्रिएट हो जाएंगे, यूजर्स भी क्रिएट हो जाएंगे, और आप लोग उसके ऊपर लैब्स परफॉर्म कर सकेंगे। मेरा पढ़ाने का मेथड इसमें ज़्यादातर यही होता है कि मैं खुद परफॉर्म करूँ, आप लोग एक दफ़ा अच्छी तरीके से उसको मॉनिटर करें, और उसके बाद आप उसमें से कीवर्ड्स जो है वो अपने पास हैंडआउट्स के अंदर नोट कर लें, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप लोग साथ साथ परफॉर्म करेंगे तो वो एक तो टाइम काफ़ी ले लेगा, और दूसरा ये होगा कि आप लोग सही तरीके से चीज़ों को जज नहीं कर पाएंगे। आफ्टर द सेशन यू हैव अराउंड 5 डेज, जिसके अंदर आप लोग आराम से अपनी हैंड्स ऑन लैब्स जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इट विल अराउंड टेक अराउंड मैक्सिमम 2 आवर्स। अगर आप एक हफ्ते में, यानी कि जो आपने 2 दिन सेशन पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें 5 डेज के अंदर, और 15 मिनट्स या हाफ एन आवर डेली का दे दें, सो इट्स मोर देन इनफ कि आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आईएम के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ये एडब्ल्यूएस की वो सर्विस है जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये ग्लोबल सर्विस है एडब्ल्यूएस की। इट्स अ ग्लोबल सर्विस। ये रीजनल नहीं है, और ना ही ये एजी स्पेसिफिक है। इट्स अ ग्लोबल सर्विस, क्योंकि इस सर्विस के अंदर हम लोग एडब्ल्यूएस के यूजर्स क्रिएट करते हैं, अपने यूजर्स क्रिएट करेंगे, ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। सपोज दैट कि मैं ये इसकी एग्जांपल इस तरह से लेता हूँ कि अगर मेरी कंपनी के अंदर आईटी डिपार्टमेंट है, सिस्टम एडमिन्स हैं, डेवलपर्स हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे उनको AWS के कंसोल के ऊपर एक्सेस देनी है, तो वो एक्सेस मैं IAM के थ्रू दूंगा। ये समझ लें कि मैनेजमेंट लेवल की सर्विस है, जिसके थ्रू हम यूजर्स क्रिएट करते हैं। हर अपने डिपार्टमेंट के यूजर्स इंडिविजुअली क्रिएट करूंगा। और अगर मैं इस बैच की भी बात करूं तो मैं अपनी लैब, जिन्होंने मेरे अकाउंट को यूज करके लैब्स परफॉर्म करनी है, मैं उन तमाम यूजर्स की के यूजर्स क्रिएट करूंगा, उनको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उस ग्रुप का नाम रख दूंगा बैच 06 ग्रुप। क्योंकि ये मेरा बैच 06 है, मुझे पता चल जाएगा बैच 06 में कौन सा पर्सन उसमें ऐड करना है, मैंने वो ऐड कर दूंगा। आप लोग लैब परफॉर्म करनी है, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जितनी भी लैब्स परफॉर्म करेंगे उसकी जितनी भी बिलिंग होगी वो रूट अकाउंट को बिल जाता है, यानी कि वो मुझे जाएगा। तो इसलिए इसका बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी लैब्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, मैं उनको मॉनिटर भी कर सकता हूँ। और उसके अलावा उसकी उसकी जो लॉगिंग है, मॉनिटरिंग है, वो सब कुछ उसके उसके अंदर आ जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईएएम के अंदर डिस्कस करते हैं कि आईएएम के अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं यूजर्स। और यूजर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, वो हम पहले एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये नोट पैड मैंने इसलिए ओपन कर लिया ताकि हम नोट पैड में ज़्यादातर इसको लिख के आपको समझा दूंगा। आईएएम के अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ आती है वो है यूजर्स। यूजर्स, ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोल्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलिसीज। ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जो कि मेजर आईएम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यूजर का क्या मतलब होता है? यूजर एडब्ल्यूएस की लैंग्वेज के अंदर, एडब्ल्यूएस के अम, यानी कि अगर मैं बताऊं कि एडब्ल्यूएस की कंसोल की लैंग्वेज के अंदर यूजर्स जो होते हैं वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, और यूजर्स मशीन्स भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने किसी ह्यूमन को, यानी किसी पर्सन को परमिशन एलोकेट करनी है कि वो सर्वर्स क्रिएट कर सके, तो मैं उसको स्पेसिफिकली सर्वर की कोई परमिशन दे दूंगा। अगर मैंने क्या नाम है, किसी और स्टोरेज सर्विस की देनी है या डेटाबेस की सर्विस देनी का यूजर को परमिशन देनी है, तो मैं उसको उसकी रेलिवेंट परमिशन दे दूंगा। अगर मुझे मल्टीपल यूजर्स को या मल्टीपल पर्संस को परमिशन देनी है, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड करूंगा, और ग्रुप को मैं वो पॉलिसी अटैच करूंगा, तो वो तमाम यूजर्स को एलोकेट हो जाएगी। लेकिन आईएएम के अंदर एक बात याद रखना, एग्जाम में सम टाइम ये क्वेश्चन आया था, और अगर किसी ने क्लाउड प्रैक्टिशनर का कभी कोई एग्जाम दिया तो उसमें ये क्वेश्चन गारंटीडली आता है कि AWS की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कुछ। मैं एक बात याद रखना, अगर आप लोग में से कोई नोट डाउन करता है मेरे मेरे जो कीवर्ड्स हैं जो मैं बोलता हूँ,
तो ये बात याद रखना कि कई एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को वैसे भी बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने एग्जाम दिए भी हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने भी दिए हैं, तो उनका भी फीडबैक मिलता रहता है और मैंने भी दिए, तो मुझे भी आइडिया है कि मोस्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन ये ज़रूर होता है कि AWS आपसे पूछता है कि IAM यूज़र के लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी यानी कि सबसे बेस्ट परमिशन क्या होती हैं? यानी कि आपको क्या परमिशन देनी चाहिए किसी भी एक AWS के यूज़र को? तो इसका जो आंसर होता है वो ये होता है कि आपको ग्रैन्युलर एक्सेस देनी चाहिए। ग्रैन्युलर एक्सेस का मतलब ये होता है कि लीस्ट प्रिविलेजेस एक्सेस देनी है आपने। लीस्ट प्रिविलेजेस एक्सेस का मतलब है कि आपने मिनिमम मिनिमम जितनी आप दे सकते हैं किसी को परमिशन आपने वो देनी है। अगर आपने किसी किसी ने आपसे ये कहा है कि भाई मुझे सर्वर क्रिएट करना है, मुझे EC2 इंस्टेंस में जाके कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसको EC2 की फुल एक्सेस दे दें। ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। क्यों गलत है? देखें, आपके यूज़र ने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो और EC2 इंस्टेंस उसने कुछ स्पेसिफिकली क्रिएट करना होगा। जिस तरह मैं अपनी क्लास में क्या करता हूँ, आप लोग जब मुझसे अभी हम लोग जब लैब्स परफॉर्म करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर हमारा क्योंकि कोड्स है, कोड्स के अंदर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का आपको एक कॉन्सेप्ट देना है कि भाई सर्वर कैसे क्रिएट होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती हैं, आप उसके अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशंस क्या करते हैं, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। एक एक कोर्स के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको मैं 8 जीबी या 10 जीबी वाले सर्वर की कोई ज़रूरत है। आप 1 जीबी से भी वही कॉन्सेप्ट लेंगे जो आप 10 जीबी वाले सर्वर से लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, और AWS आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज़ देता है। मुझे टीचिंग करने के यानी कि मुझे आप लोगों को पढ़ाने की भी AWS की तरफ से भी कुछ क्या नाम है फ्री रिसोर्सेज़ मिलते हैं। मैं वो फ्री रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ इस तरह से करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को फुल एक्सेस कभी भी नहीं दूँगा EC2 की। मैं उनको कहूँगा कि जो काम आपने करने हैं वो करें, लेकिन मैं उनको इस तरह से लिमिट में लेके आऊँगा कि मैं उनको कहूँगा कि भाई एक AWS की EC2 इंस्टेंस की टाइप होती है, उसको कहते हैं T2 माइक्रो। अब वो T2 माइक्रो जो है उसका जो है, उसके अंदर 1 जीबी मेरे ख्याल से रैम होती है और 1 vCPU होता है। और ये स्लो नहीं होता, अच्छी परफॉर्मेंस वाला सीपीयू होता है जिसमें आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। मेरी मोस्टली लैब इसी स्पेसिफिकेशन के ऊपर होंगी। लेकिन अब मैं अगर आपको फुल एक्सेस दे दूं तो इसका मतलब है आप कोई भी सर्वर इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो जो लीस्ट प्रिविलेजेस एक्सेस है वो ये मतलब है कि मैं आपको एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन करूं कि जिसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ ये इनिशिएट कर सकें। आज अगर टाइम बचा, आज अगर हम लोगों ने यूजर्स की, ग्रुप्स की, रोल्स की लैब कर ली, रोल्स की शायद ना आज करें, लेकिन पॉलिसी की जब लैब परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको ये क्रिएट करना सिखाऊंगा कि हमें लीस्ट प्रिविलेजेस की एक्सेस कैसे देते हैं। तो ये एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। मैंने यूजर्स के बारे में बताया कि कुड बी ह्यूमन और कुड बी मशीन्स। मशीन्स भी हो सकती हैं। अच्छा, मशीन्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि मशीन्स कैसे हो सकती हैं? कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके लैपटॉप में एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन ने AWS के ऊपर कोई रिसोर्स क्रिएट करना है या कोई काम करना है। तो आपका लैपटॉप एक मशीन है और उस मशीन को कोई उस मशीन के स्पेसिफिकली कोई का भी यूज़र क्रिएट करके हम उस मशीन के भी क्या नाम है क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसकी भी हम के थ्रू भी हम सारे वो काम कर सकते हैं जो मैं जाके कंसोल में कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यूज़र्स कुछ भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी और मशीन्स भी। ग्रुप्स होता है कि मल्टीपल यूज़र्स या मल्टीपल मशीन्स। ग्रुप होगा, यानी कि मैंने एक आईटी डिपार्टमेंट का ग्रुप बना दिया, मैंने एक एचआर का बना दिया, मैंने एक जो है वो वी एडमिन्स का बना दिया, मैंने इस तरह से कुछ बना दिए ग्रुप्स और कुछ डेवलपर्स का बना दिया। अब डेवलपर्स ने किन सर्विसेज पे काम करना है मुझे पता है यार, इन्होंने ज़्यादातर जो है ना वो कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड पाइपलाइन के ऊपर काम करना है, इलास्टिक बीनस्टॉक पे काम करना है, मैंने उसकी परमिशन दे दूँगा। लेकिन उसकी भी लीस्ट प्रिविलेजेस मुझे पता है वर्चुअल एडमिन्स हैं, इन्होंने ज़्यादातर EC2 के ऊपर काम करना है क्योंकि सर्वर्स स्पेसिफिक होते हैं। या एक दो और सर्विस है जिनका नाम है मैं नाम भूल गया हूँ। वो मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी, शेफ से रिलेटेड होती है। उसमें उसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो नाम है शायद अभी जल्दी से निकल गया माइंड से, और आईटी है, मैं उसको उससे रिलेटेड आई दूँगा मुझे। तो ये ग्रुप्स होंगे, मल्टीपल यूज़र्स एंड मल्टीपल ग्रुप्स। पॉलिसीज़ क्या होती है? पॉलिसीज़ यही पॉलिसी है कि मैंने यूज़र को क्या क्या परमिशन देनी है, मैंने ग्रुप को क्या परमिशन देनी है और रोल्स को क्या परमिशन देनी है। मेरा ख्याल है आप लोग को यूज़र्स का, ग्रुप्स का तो समझ आ गया होगा और पॉलिसीज़ का भी समझ आ गया, यानी कि ये होता है एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम कहते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है कि उसमें हम डिफाइन करते हैं कि आपने परमिशंस क्या देनी है, किस यूज़र को क्या परमिशन देनी है, वो परमिशंस हम डिज़ाइन करते हैं।
और पॉलिसीज के अंदर दो तरह की परमिशंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं। एक होती हैं जो कि AWS मैनेज पॉलिसीज होती हैं। ये वो पॉलिसीज होती हैं जो कि AWS ने आपके लिए पहले से बना के रखी हुई है। मैं अभी जब कंसोल में लॉगिन करूंगा वहां पर आपको AWS की बनाई हुई पॉलिसीज बहुत सारी नजर आएंगी। लेकिन कुछ पॉलिसीज होती है जिनको हम कहते हैं कस्टम पॉलिसीज। कस्टम पॉलिसीज का मतलब होता है जो आप बनाएंगे, जो हम बनाएंगे, और वो पॉलिसीज हमारी कस्टम पॉलिसीज होती हैं। अब आखिरी कॉन्सेप्ट जो अभी, यानी कि अभी थ्योरी जो मैं अभी अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका आखिरी टॉपिक ये है कि रोल्स क्या होते हैं। रोल्स के लिए मैं आपको पेंट में ड्रॉ करके समझाऊंगा, और मोस्टली हमारी जो क्लास में वे मेरा पढ़ाने का होता है कि हम पेंट में काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, रोल्स ये होते हैं कि आपको, वैसे तो अभी शायद इतनी ज़्यादा सर्विसेज के नाम याद नहीं होंगे, लेकिन AWS की सर्विस का नाम मैंने बताया EC2 है, एक AWS की सर्विस का नाम मैंने बताया S3 है, ये और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। रोल्स का मतलब ये होता है कि आपकी एक सर्विस ने दूसरी सर्विस से जब भी कम्युनिकेट करना है, जब भी एक सर्विस ने दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करना है, तो उसकी कम्युनिकेशन के लिए जो बिटवीन बिटवीन टू सर्विसेज कम्युनिकेशन के लिए जो जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं IAM रोल। रोल और रोल के और भी पर्पसेस हैं। एक यूज केस ये है कि अगर आपकी, देखिए होता क्या है, AWS ने इतनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की हुई है कि AWS की एक सर्विस दूसरी सर्विस से बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकती, और ये लैब हम परफॉर्म करेंगे कि जिसमें एक इंस्टेंस या एक सर्विस दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। बेस्ट सिक्योरेस्ट वे ये है कि आपको अगर एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे IAM रोल। हम वो रोल क्रिएट करेंगे और वो रोल अपनी किसी सर्विस के साथ अटैच करेंगे, और जब वो रोल उस सर्विस के साथ अटैच हो जाएगा तो फिर उस सर्विस के पास वो परमिशन होगी जो हमने उसको दी होगी। तो रोल्स के साथ भी पॉलिसीज अटैच होती हैं। तो पॉलिसीज के बारे में अगर मैं ये यहाँ पर डिफाइन करूँ कि ये पॉलिसीज जो हैं, ये पॉलिसीज सिर्फ यूजर्स के साथ ही, ग्रुप के साथ नहीं, बल्कि रोल्स के साथ भी डिफाइन होती हैं। अगर बिटवीन, इसके बारे में यहाँ पे लिखूंगा कि बिटवीन सर्विसेज कम्युनिकेशन के लिए जो एक 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 बेसिक लेवल की परमिशन है उसको हम रोल कहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम रोल्स क्रिएट करते हैं। लेकिन रोल का बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ी चीज, बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये कि बेनिफिट क्या है। रोल का बेनिफिट ये होता है कि आपको आपको अगर मैं, किसी ने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम किया हुआ या लिनक्स में थोड़ा सा काम किया तो उनको ये आइडिया होगा कि सम टाइम हमारे पास, हम लोग अगर एक सर्वर से, अगर मैंने अपने लैपटॉप से बैठ के किसी सर्वर को हमेशा एक्सेस करना है, रेगुलरली एक्सेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक SSH की जनरेट करता हूँ। SSH की कहते हैं उसको। वो जनरेट करके अपने पास, बल्कि यहाँ पर जो है ना स्टोर कर लेता हूँ, और अपने सिस्टम की, यानी कि अगर मेरे लिनक्स मशीन है उसकी एक SSH की जो है ना वो अपने यहाँ पर ऑथोराइज्ड की के अंदर जाके स्टोर कर देता हूँ। उसका मतलब क्या होता है कि आपने कीज, जो एक कीज है जो बड़ी सिक्योर की है, अगर वो आपके सर्वर से आपके स्टेशन में आ सकती है तो यहाँ से आने और जाने में हैकर जो है वो यहाँ से हैक भी कर सकता है उस की को, या उस इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता है, और अगर वो गेट कर लेता है तो ये सर्वर आपका कंप्रोमाइज हो सकता है। तो रोल का बेनिफिट ये होता है कि रोल में कोई पॉलिसी, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं जाते, वो सिर्फ लेकिन एक चीज याद रखना, रोल हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोल हमेशा बिटवीन AWS के इनसाइड यूज होता है, आउटसाइड ऑफ AWS यूज नहीं होता। इनसाइड ऑफ AWS जितनी सर्विसेज हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो हम कम्युनिकेशन के लिए रोल को यूज करते हैं AWS के इनसाइड। लेकिन आउटसाइड ऑफ AWS ये यूज नहीं होता। आउटसाइड ऑफ AWS यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं कीज। वो कीज का मेथड आ जाता है, हम कीज के थ्रू ही वहां पर कम्युनिकेशन करते हैं। वो कीज के बारे में आपको पता होगा कि वो रोल्स कहाँ पर यूज होते हैं और वो कीज कहाँ पर यूज होती है। हम प्रॉपर लैब परफॉर्म करेंगे। अभी तक जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं अभी अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो चीजें अभी स्लाइड में आनी है। अब अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो हम थ्योरी की ओर चलते हैं, फिर हम इसकी लैब में परफॉर्म करेंगे, फिर आप लोग को ज्यादा बेटर समझ भी इंशाल्लाह आ जाएगी। जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आगे चलें। किसी ने अनम्यूट नहीं किया। So far so good, Usman sir. ओके, थैंक यू।
तो हम अगर चलते हैं, पहले थ्योरी थोड़ी सी कवर करते हैं, इंशाल्लाह वो बाकी भी हो जाएंगी। आईएम की जो वैसे ये सारी स्लाइड्स हैं, ये तो आप लोग भी आराम से पढ़ सकते हैं, बट मैं बेसिक लेवल की थ्योरी जरूर पढ़ लूँगा ताकि कोई भी क्वेश्चन करनी हो तो वो भी मैं वहाँ पर कर सकूँ। Essentially allows you to manage users and their level of access to AWS console. It is important to understand the IAM and how it works both for the exam and for the administrative purposes. मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि not just for the exam, क्योंकि जब भी कभी भी आप AWS का अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे या कोई भी कंपनी आपको क्रिएट करके या देगी, जब भी आपके पास कभी आएगा, तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास IAM आया, क्योंकि यहां से ही आपने अपने कोलीग्स को परमिशंस देनी है, उनके यूजर्स क्रिएट करने हैं, आपने मशीन्स की लेवल पे कोई एक्सेस करनी है। तो ये एक ऐसी सर्विस है। और सम टाइम ये भी मैं आपको केस बता देता हूँ, सम टाइम ऐसी जब यानी कि सपोज दैट कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी ऐसे केसेस भी होते हैं जब आपको आईएम की एक्सेस मिलती ही नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आईएम के लिए मोस्टली ये आईएम की जो एक्सेस है वो ज्यादातर टीम लीड के पास होती है या मैनेजर्स के पास होती है, या अगर आईएम के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने कोई पर्सन रखा हुआ है जो कि जो मैनेज कर रहा है तो ये उसके पास एक्सेस होती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने ये सीखनी नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये इतनी इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि आपके जो भी क्लाइंट का अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, उसमें जितने लोगों ने आना जाना है, जो काम भी करना है, उसकी परमिशंस, उसकी जो चीजें मैनेज करनी है वो आईएम के थ्रू होनी है। अगर ये चीज कंप्रोमाइज हो गई और या ये चीज गलत तरीके से यूज हो गई तो आपका अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाएगा। और अकाउंट कंप्रोमाइज होने का मतलब ये कि जितनी भी उसके पास सर्विसेज चल रही है वो कंप्रोमाइज है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज आ जाती है। हम आगे चलते हैं। यूजर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, एंड यूजर्स यानी कि थिंक पीपल मैंने लिखा जरूर है बट इट कुड बी ह्यूमन और कुड बी मशीन, मैंने आपको बता चुका हूँ। कलेक्शन ऑफ यूजर्स भी बता चुका हूँ। रोल्स क्रिएट करते हैं, असाइन देम टू द, ये हम क्रिएट करेंगे। और बिटवीन, मैंने बताया कि बिटवीन AWS सर्विसेज, नॉट द आउटसाइड ऑफ द AWS, इनसाइड द AWS हमारे पास जितनी भी सर्विसेज हैं उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए हम रोल्स यूज करते हैं। बेटर कम्युनिकेशन विदाउट शेयरिंग एनी की, वो कीज का भी टॉपिक जब आएगा मैं आपको कीज भी दिखाऊंगा, वो कीज का क्या मतलब है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। पॉलिसीज का मतलब है डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस वन और मोर परमिशंस, वो डॉक्यूमेंट जिसमें हम परमिशन डिफाइन करते हैं, हम अभी देखेंगे भी, फिर उसमें पता चल जाएगा। रूट अकाउंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रूट अकाउंट का मतलब होता है, रूट अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम AWS पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं वो अकाउंट रूट अकाउंट होता है। यानी कि मैं क्या नाम है, आपको अभी जो मैं हम लोग आज जिस पे लैब परफॉर्म करेंगे वो मेरा रूट अकाउंट होगा, जिसके ऊपर कोई यूजर क्रिएटेड नहीं है अभी। हम यूजर क्रिएट करेंगे। एक रूट अकाउंट होता है, एक यूजर अकाउंट होता है। यूजर अकाउंट का मतलब है कि मैंने आप लोगों के वहां पर यूजर्स क्रिएट किए और यूजर क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने लॉग इन किया उसके ऊपर और वो फिर आप लोगों ने जो लैब्स परफॉर्म की, वो यूजर अकाउंट है। रूट अकाउंट का मतलब है कि रूट अकाउंट के पास फुल प्रिविलेजेस हमेशा मौजूद होती हैं। ये वो अकाउंट होता है जिसको Amazon की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली हमेशा याद रखना, जब तक कभी भी Amazon पे काम कर रहे हो, कि Amazon की डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप रूट अकाउंट को कभी भी ज्यादा यूज ना करें। बिकॉज रूट अकाउंट ने आपको अलर्ट भी नहीं देना, आपको पूछना भी नहीं है कि कोई भी अगर आप चीज गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उसने आपको नहीं पूछना, क्योंकि आपके पास बाय डिफॉल्ट ही सब परमिशंस हैं, फुल प्रिविलेजेस हैं। कोई प्रिविलेजेस आपको ऐसी नहीं है जो AWS की आपके पास ना हो। क्योंकि अगर आप उससे रूट अकाउंट से क्रिएट कर रहे हैं, उसका फायदा भी आपको मिलेगा, नुकसान भी उसका आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई पोर्ट ऐसी ओपन छोड़ दी जो दुनिया के लिए ओपन कर दी, जिससे कोई हैकर आ गया या कोई और इशू हो गया, तो आपको ही फेस करना है। और उसकी जितनी भी बिलिंग है वो भी रूट अकाउंट को ही पे करनी होती है, यूजर अकाउंट नहीं पे करता। तो इसलिए रूट अकाउंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप क्या करें, जिस तरह मेरा अकाउंट है, बेशक एल्बिस टेक का अकाउंट है, मैं भी अपने अकाउंट को रूट के तौर पे यूज ना करूं, मैं अपना यूजर उस्मान क्रिएट करूं और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस दे दूं। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के बाद भी आपके पास फुल प्रिविलेजेस नहीं होती, उतनी नहीं होती जितनी रूट के पास होती हैं। तो रूट अकाउंट नहीं यूज करना चाहिए। बट रूट अकाउंट होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। जब भी आप कभी भी AWS के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जो फर्स्ट अकाउंट आपके पास आता है वो रूट अकाउंट आता है। शेयर्ड AWS एक्सेस, शेयर्ड AWS एक्सेस का मतलब ये होता है कि मैं रूट अकाउंट से मैंने आप लोगों के साथ अपना अकाउंट शेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने रूट की क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं अपने अकाउंट के अंडर आप लोग के यूजर्स क्रिएट कर दूंगा। आप लोग उस यूजर को लॉग इन करेंगे, लैब परफॉर्म करेंगे, अपनी काम करेंगे, लैब चले ना कहकर मैं किसी ऑफिशियल वर्क की बात करूं तो आप लोग ऑफिशियल काम करेंगे और लॉग आउट कर जाएंगे और कंपनी उसका बिल पे कर रही होती है। तो इसीलिए वो एक शेयर्ड अकाउंट होता है।
और आगे जाके मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि AWS में एक फीचर ये भी होता है कि अगर सपोज दैट के, बल्कि बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में भी ऐसी हैं और इंटरनेशनल भी ऐसी है, जिस क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो लंदन का क्लाइंट है, उस क्लाइंट के 3 AWS के अकाउंट्स हैं और वो तीनों AWS के अकाउंट्स हम एक अकाउंट से मैनेज कर रहे होते हैं और वो तीनों अकाउंट एक अकाउंट के साथ मर्ज हो जाते हैं और उसकी बिलिंग भी एक अकाउंट पे कर रहा होता है, उसको हम कंसोलिडेटेड बिलिंग कहते हैं। कंसोलिडेटेड बिलिंग का मतलब ये होता है कि आप के दो से तीन रूट अकाउंट्स एक मेन अकाउंट के साथ मर्ज हो जाते हैं और उसकी जो बिलिंग है वो एक अकाउंट पे कर रहा होता है, उसको हम कंसोलिडेटेड बिलिंग कहते हैं कि वो हम उसको अटैच कर लेते हैं आप इसमें। तो मैं कोशिश करूंगा, अभी तक के जो हमारा AWS का कोर्स है उसमें जो मल्टीपल अकाउंट्स को मर्ज करने वाली लैब मौजूद नहीं है, लेकिन वो क्योंकि वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे मैं आजकल इस पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब 2 से 3 अकाउंट हो गए हैं बाय चांस, क्योंकि मैंने कुछ क्रिएट किए थे अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो अब मैं वो लैब क्रिएट कर सकता हूँ जो कि मैं पहले नहीं कर सका। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको सेटअप करके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके इसी बैच के ड्यूरेशन, बैच के अंदर ही 2 महीने के अंदर अंदर ही, यानी कि आपके साथ वो लैब शेयर कर दूं, लेकिन वो रिकॉर्डेड लैब शेयर करूंगा आपके साथ में इंशाल्लाह, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको खुद भी करना पड़ेगा तो वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब अगली चीज के टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है, आपको याद है कल मैंने जब अपने अकाउंट पे लॉगिन किया तो मेरे एक मोबाइल से की एंटर की थी, वो एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये है कि मेरा यूजर नेम, मेरा पासवर्ड अगर कंप्रोमाइज हो भी गया कभी, तो तब भी मेरा अकाउंट इसलिए सेफ है क्योंकि मेरे मोबाइल में एक ऑथेंटिकेटर की ऐप है जिसके थ्रू मैं लॉगिन करता हूँ, जिसके थ्रू मैं अपनी अपने अकाउंट को एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता हूँ। वो एक रैंडम 6 डिजिट की होती है, वो जनरेट होती है। आज की जो पहली पहली लैब्स हैं उनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की लैब होगी, आप लोग के यूजर्स क्रिएट होंगे और आप लोग खुद से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की लैब परफॉर्म करेंगे, ताकि हम लोग अब हर किसी के अकाउंट के ऊपर वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करें। तो ये हमारी लैब होगी, उसमें फिर आपको समझ आ जाएगी। इसमें 2 से 3 किस्म की मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन AWS प्रोवाइड करता है। जब हम लैब परफॉर्म करेंगे मैं आपको उस टाइम एक्सप्लेन करूंगा कि वो 3 किस्म की, यानी कि 3 डिवाइसेस सपोर्टेड आपको AWS प्रोवाइड करता है कि आप वो उनके साथ अटैच कर सकते हैं। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिर्फ मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी एक मिल जाती है कि आप अपने मोबाइल से एक ऑथेंटिकेशन, एक पासवर्ड 6 डिजिट जो है वो एंटर करते हैं, देन यू कैन एबल टू लॉग इन एंड देन यू कैन एबल टू डू एनीथिंग ऑन योर AWS अकाउंट। तो वो हम वहां पर यूज करते हैं, उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अच्छा, AWS की कॉस्ट क्या है? IAM की कोई कॉस्ट नहीं है, एक बात याद रखें, इट्स आउटस्टैंडिंग सर्विस। आप इतना कुछ करते हैं लेकिन AWS आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता इस सर्विस का। यूजर्स क्रिएट करें, ग्रुप्स क्रिएट करें, पॉलिसीज करें, आपसे Amazon 1 रुपया भी इसका चार्ज नहीं करेगा क्योंकि ये टोटली सर्विस फ्री है। लेकिन जब मैंने सपोज दैट के अली का यूजर क्रिएट किया, अली ने लॉगिन किया, अली ने जाके EC2 का इंस्टेंस क्रिएट किया और EC2 इंस्टेंस जब चलना शुरू हुआ तो उस EC2 इंस्टेंस की कॉस्ट पड़ेगी अली के अकाउंट क्रिएशन की, उसके लॉगिन करने की, उसका EC2 इंस्टेंस को क्रिएट, यानी कि वहां तक क्रिएशन तक पहुंचने तक की कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन जब कोई रिसोर्स चलेगा तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो इट्स अ मैनेजमेंट सर्विस, तो इसलिए इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ग्लोबल सर्विस है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अलाउ और डिनाई इट आइडेंटिफाइज ऑन इट्स AWS अकाउंट। यहाँ पर ये होता है कि या तो आप किसी यूजर को अलाउ करते हैं या डिनाई करते हैं। हम इंशाल्लाह लैब परफॉर्म करेंगे, उसमें आपको ये समझ आ जाएगी। नो डायरेक्ट कंट्रोल एक्सटर्नल अकाउंट्स और यूजर्स का मतलब ये कि अगर आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है तो आप अलाउ और डिनाई के थ्रू क्या नाम है, किसी और एक्सटर्नल अकाउंट को एक्सेस नहीं, यानी कि ना तो आप एक्सेस कर सकते हैं ना आपके कोई अकाउंट को एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स जो आप शेयर करेंगे। अब जो हम अगला टॉपिक कवर करेंगे उसमें आइडेंटिटी फेडरेशन का टॉपिक आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो कि अभी तक हमने चीजें डिस्कस की हैं, इट्स अ कॉमन थिंग। ये कॉमन थिंग इस तरह से कि अगर मैं सिस्को की बात करूं या मैं किसी और क्लाउड की बात करूं तो वहां पर भी ये इसी तरह ही है। मैंने इसीलिए कल भी आप लोगों को ये बार बार बात की थी कि देखें, आप लोगों ने सिर्फ AWS नहीं पढ़ा इस टाइम तक, अगर मैं अभी तक की बात करूं तो आपने सिर्फ AWS नहीं पढ़ा, आप लोगों ने इस टॉपिक को कवर करके आप लोगों ने Azure भी पढ़ लिया, आपने GCP भी पढ़ लिया, आपने IBM भी पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर AWS की सर्विस का नाम IAM है, वहां पर AWS की जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट की सर्विस है उसका नाम कुछ और है। काम यही है, वहां पर भी यूजर्स क्रिएट होते हैं, वहां पर भी ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, वहां पर भी पॉलिसीज क्रिएट होती हैं, वहां पर भी रोल्स क्रिएट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम डिफरेंट होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको पढ़ेंगे, आपके बाकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। विद इन अ वीक आपको वो सर्विसेज के नाम भी याद हो जाएंगे कि भाई वहां पर IAM की सर्विस का नाम क्या है। तो इसीलिए
फोकस होके इन पे जब फोकस करेंगे इंशाल्लाह बाकी क्लाउड्स भी कवर होते जाएंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन। आइडेंटिटी फेडरेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है AWS का, और ये आमतौर पे कंपनीज में यूज बहुत ज्यादा होता है। मैं इसको पहले अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइडेंटिटी फेडरेशन का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कि आपकी कंपनी, एक AWS के पास ऐसा क्लाइंट आता है जिसके अपने AWS के, यानी AWS नहीं कहूंगा, जिसके अपने एम्प्लॉयज को 5000 एम्प्लॉयज है, 5000 एम्प्लॉयज। तो वो AWS से कहते हैं कि क्या हम AWS पे मूव होंगे तो क्या हमें 5000 यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, या हम लोग, यानी कि अगर हम 5000 यूजर क्रिएट करें, एक बंदा बिठाएंगे, तो उसको तो शायद 2-3 महीने लग जाएं, क्योंकि सिर्फ वो 5000 एम्प्लॉयज नहीं होंगे, वो 5000 में से कुछ 50 या 100 डिपार्टमेंट्स भी होंगे, फिर उनकी डिफरेंट पॉलिसीज भी होंगी, किसी को कुछ परमिशन देनी है, किसी को कोई परमिशन देनी है, किसी को किसी तरह मैनेज करना है। तो ये सब कुछ हम मैनेज करने के बैठेंगे तो फिर तो हमने मूव कर लिया AWS के ऊपर। तो AWS आपको ये प्रोवाइड करता है कि AWS कहता है कि अगर आपके पास इतने एम्प्लॉयज हैं और इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो आपको AWS के ऊपर IAM के यूजर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके यूजर, जिस तरह आपने देखा है ना कि आप कभी भी किसी साइन अप पेज के ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको नीचे दे देता है कि भाई साइन अप विद द गूगल, साइन अप विद द फेसबुक, साइन अप विद द समथिंग, कोई भी, यानी कि इंस्टाग्राम या किसी का भी दे देता है। तो उसी तरह AWS में भी साइन अप करने का तरीका ये कि वो क्या कहेगा कि AWS के वो लोग जो 5000 एम्प्लॉयज हैं वो सिर्फ जाके साइन अप करेंगे विद Amazon, उनको वो ऐप मिल जाएगी, उसके ऊपर आइडेंटिटी फेडरेशन आप क्रिएट करके आप उनके साथ उनको दे देंगे और उनको कहेंगे भाई यहाँ पर जाके लॉग इन कर लो, साइन अप कर लो। वो साइन अप करेंगे और उनके तमाम यूजर्स क्रिएट हो जाएंगे, और वो यूजर्स हम क्रिएट करते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन के थ्रू। और आइडेंटिटी फेडरेशन के एक दो और यूज केसेस भी हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, एक तो आपको मैंने ये बता दिया कि आपके इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको तरीका ये बताया कि आपके पास आप जो है वो यूज कर सकते हैं, क्या नाम है, साइन अप विद गूगल और एनीथिंग आपने यूज करना है तो उसको यूज कर सकते हैं। AWS की सर्विस है जो कि इस चीज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसका नाम है AWS कॉग्निटो। वो उसको भी हम डिस्कस करते हैं, अभी अभी उसकी एक तो स्लाइड्स आएंगी तो उसको डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी फेडरेशन क्या करता है, इज एन आर्किटेक्चर वेयर द आइडेंटिटीज ऑफ एन एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर आर रिकॉग्नाइज्ड। आप लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरीज इसमें क्रिएट होती हैं। आप एक्टिव डायरेक्टरी ही उस चीज को प्रोवाइड करती है कि आपने इतने सारे यूजर्स को क्रिएट करना, तो आप उनको क्रिएट करने के बजाय आप किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू एक डायरेक्टरी क्रिएट करें और उसके थ्रू साइन अप करवा लें सबको। या आप लोग जो है वो फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू किसी के थ्रू भी आप लॉग इन करवा लें, उनके वही क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें 3 तरीके होते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन के अंदर। क्रॉस अकाउंट रूल्स, सैमल कहते हैं, इसका मतलब होता है मुझे सिंपल असर्टिव मार्कअप लैंग्वेज समथिंग कुछ करके होता है, मुझे इसका देखना पड़ना है। 2.0 IDFS का एक वर्जन है। और उसके बाद है वेब आइडेंटिटी फेडरेशन। ये 3 मेथड्स हैं। इन तीनों मेथड्स का डिफरेंस ये है कि क्रॉस अकाउंट में होता है कि आर रिमोट अकाउंट इज अलाउड टू रिज्यूम अ रोल एंड एक्सेस द अकाउंट रिसोर्सेज, यानी कि अगर कोई और अकाउंट, यानी कि मैं कहता हूं कि क्या नाम है, अली का एक अकाउंट है, अली की कंपनी और मेरी कंपनी ने कोई क्या नाम है, ऐसे ही हम लोग को आपस में अपने अकाउंट्स के यूजर्स को शेयर करना है, तो क्या मैं अली के अकाउंट में बने हुए यूजर्स को यहां पर दोबारा क्रिएट करूंगा, या मेरे एक डिपार्टमेंट का एक अकाउंट चल रहा था और मेरा नया डिपार्टमेंट का एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ा, तो क्या मैं यहाँ पर बने हुए यूजर्स दोबारा वहां क्रिएट करूंगा? तो AWS कहता है ऐसा हरगिज नहीं है। आपके वही यूजर्स दूसरे अकाउंट के अंदर प्रिविलेजेस उनको मिल जाएंगी कि वही यूजर्स यहाँ पर दूसरे अकाउंट में भी लॉग इन कर सकते हैं। तो वो क्रॉस अकाउंट रूल्स होते हैं कि हम एक अकाउंट के यूजर्स को दूसरे अकाउंट के अंदर भी अलाउ कर देते हैं कि आप लॉग इन कर लें। वो क्रॉस क्रॉस अकाउंट में उसमें ये होता है कि आपको दोबारा यूजर्स क्रिएट नहीं करने पड़ते। सेकंड मेथड ये होता है SAML में, कि ये वो मेथड जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बेपनाह यूजर्स हैं और आपको उनको लॉगिन करवाना है, तो आप वहां पर एक्टिव डायरेक्टरी वाला काम करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू आप उनको लॉगिन करवा लेंगे। एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उनके तमाम सबके नाम वहां पर डाल के, उनके ईमेल्स डाल के, एक्सेल की शीट के थ्रू आप वहां पर यूजर्स क्रिएट कर देंगे। उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर यूजर्स क्रिएट करने भी नहीं पड़ेंगे। और थर्ड मेथड है वेब आइडेंटिटी फेडरेशन का, कि जिसमें आप गूगल, Amazon या फेसबुक या किसी के थ्रू भी आप एक रोल डिफाइन कर देते हैं कि आप इसके थ्रू लॉग इन कर लें। आपकी एप्लीकेशन के ऊपर
यानी कि आपकी कंपनी है, जिस कंपनी ने, जिस फैक्ट्री ने या जिस कंपनी ने आपके AWS का अकाउंट यूज करना है, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर साइन अप का बटन आ जाएगा। और वो साइन अप की जो एप्लीकेशन है, जो कि सर्विस AWS की जो प्रोवाइड करती है सारी सर्विसेज, उसका नाम है Amazon Cognito। AWS Amazon Cognito सर्विस जो है वो लेट्स यू ऐड यूजर साइन अप, साइन इन एंड एक्सेस कंट्रोल टू द वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन क्विकली एंड इजीली। अगर आपके मोबाइल के साथ आज आपकी कंपनी कहती है कि भाई मुझे मेरी एक एप्लीकेशन बन गई है, मुझे अपनी एप्लीकेशन में ये फीचर इनेबल करना है कि मेरी एप्लीकेशन में जो लोग साइन अप होना, उनके यूजर्स को यूजर नेम, पासवर्ड या साइन अप फॉर्म फिल करना ना पड़े, वो गूगल के थ्रू या किसी भी वो जो है उसके थ्रू इनेबल कर लें। तो AWS में बैकएंड पे जो सर्विस आपको ये फीचर प्रोवाइड करी हो, तो उसका नाम है AWS Cognito। आपके पास क्या होगा, आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ये आइकन्स आ जाएंगे। आप जैसे ही साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे, ये बैकएंड पे वेरिफिकेशन करके डेटाबेस में एंट्री डाल के वहां पर उस यूजर को एक्नॉलेज कर देगा कि आपका यूजर क्रिएट हो गया। आपने कई दफा भी, आप लोग जब भी गूगल पे क्लिक करते हैं या किसी भी, मैं जिस तरह अमूमन कई दफा मेरे कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो मैंने अपने ईमेल्स के साथ लिंक किए हुए हैं इसी तरह, तो बैकएंड पे उस एप्लीकेशन की कोई ना कोई सर्विस यूज हो रही होती है। तो AWS जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसका नाम AWS Cognito है। ये आइडेंटिटी फेडरेशन के लिए होता है। आइडेंटिटी फेडरेशन नाम इसी चीज का कि आइडेंटिफाई करता है फेडरेटेड यानी यूजर्स को, फेडरेशन उनको, सॉरी। तो ये सारी चीजें हमारी जो बैकएंड पे यूज हो रही होती हैं वो AWS Cognito के थ्रू हो रही होती हैं। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं और उसका नाम है AWS एक्सेस कीज। मैंने भी आप लोग को एक्सेस कीज के बारे में नहीं बताया था, यानी हमने एक्सेस कीज को डिस्कस नहीं किया था, लेकिन एक्सेस कीज होती क्या है हम ये भी देख लेते हैं। मैंने अभी आप लोग को एक चीज यहाँ पर बताई थी कि रोल्स कहाँ पर यूज होते हैं। रोल्स यूज होते हैं AWS, विद इन AWS अकाउंट के अंदर अगर हमें कोई काम करना है तो हम एक सर्विस को दूसरी सर्विस को के साथ लिंक करते हैं विद IAM रोल। लेकिन मुझे एक यूज केस मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ और आप लोग मुझे आंसर दें कि उसके लिए हम क्या करेंगे। कि सपोज दैट कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मुझे रेगुलरली, क्योंकि आजकल आपको पता है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और आपके क्लाइंट का AWS का अकाउंट है, ये AWS अकाउंट है। आपको उस AWS अकाउंट के ऊपर जाके काम करना है, तो आपके पास कितने मेथड्स होंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस बल्कि करते हैं कि हमारे पास AWS के अकाउंट को यूज करने के कितने मेथड्स अवेलेबल हैं, यानी कि AWS को एक्सेस करने एंड यूज करने के कितने मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कि किस किस तरह से हम एक्सेस करते हैं। तो AWS हमें 3 मेथड्स प्रोवाइड करता है। एक है AWS कंसोल। आपको याद है मैंने कल AWS कंसोल के ऊपर लॉगिन किया था, मैं अभी भी उसको लॉगिन तो करना ही है, तो सिर्फ ओपन कर ले। तो ये AWS कंसोल है जिसको AWS मैनेजमेंट कंसोल कहते हैं। एक तो ये मेथड है जिसके थ्रू मैं AWS के ऊपर लॉगिन कर सकता हूँ। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है AWS CLI के थ्रू, मैं डिस्कस करता हूँ इसका क्या मतलब है। और तीसरा है AWS SDKs और APIs के थ्रू। अब क्या चक्कर है, AWS कंसोल को तो आपने देख लिया कि हम लोग AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाते हैं और AWS मैनेजमेंट कंसोल पे क्लिक क्लिक के ऊपर सारा काम कर लेते हैं। सर्विस क्रिएट करनी है, कोई भी काम करना है, वहां से कर लेते हैं। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि AWS का शायद ही कोई ऐसा काम है जो AWS कंसोल पे होने वाला काम हम AWS CLI के थ्रू या AWS SDK के थ्रू ना कर सकते। मुझे आप लोग के यूजर्स क्रिएट करने हैं, मुझे आप लोग को रोल्स देने हैं, पॉलिसीज देनी है, परमिशंस देनी है, कुछ भी करना है, मैं ये सारा काम CLI के थ्रू और SDK के थ्रू भी कर सकता हूँ। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है CLI और SDK में। CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, मैं लिखूंगा नहीं, क्या चलो लिख देता हूँ। कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब है कि मैं लिनक्स की कमांड लाइन के थ्रू भी सारा कुछ कर सकता हूँ। मैं जाऊंगा AWS के ऊपर, अगर मुझे AWS की CLI होती है, AWS की CLI इंस्टॉल करनी पड़ती है आपको। वो भी हम लैब परफॉर्म करेंगे, मेरे कोर्स में लैब्स काफ़ी सारी हैं, CLI की लैब्स भी हैं जो कि हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। इसीलिए छोटा सा मैंने एक पार्ट, मेरे से जो जितने स्टूडेंट्स ने कंसल्ट किया था, मैंने उनको कहा था कि बेसिक लेवल का अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर ले लें, क्या नाम है, लिनक्स से। अब मैं यहाँ पर इसलिए छोटा सा ब्रेक लगा रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी की लिनक्स की ज़रा से भी, यानी कि थोड़ी सी भी जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो मेरी सिंपल वेबसाइट पे जाए। ये प्रमोशन नहीं है ये इसलिए कि आप लोग इसलिए एटलीस्ट इसको ये फ्री कोर्स है, इसमें लिनक्स का पूरा कोर्स मैंने बनाया हुआ है। ये तकरीबन कोई 10 घंटे की, मैं शायद आई एम नॉट श्योर, ज़्यादा लंबी नहीं है। इसमें तकरीबन आपके पास आ जाती हैं
बेसिक से लेके एडब्ल्यू लिनक्स की बहुत बेसिक से, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए शायद ये लोडिंग में काफी टाइम ले रहा है। एडब्ल्यू लिनक्स की बिल्कुल बेसिक से लेके लिनक्स की एडवांस लेवल बैश स्क्रिप्टिंग तक, बहुत एडवांस नहीं, बेसिक जो बैश स्क्रिप्टिंग है वहां तक के जो है ना वो सारा कुछ इसमें कवर होता है। जस्ट एक मिनट दें, ये लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये वो कोर्स है, ये प्रॉपर अभी लोड नहीं हुआ, बल्कि तो इसमें आपको प्रॉपर ना ये कोई वीडियोस हैं, मेरा 13 या 14 पार्ट्स हैं इसके, तो इससे आप लोग देख लोगे ना, यहाँ से स्टार्ट करोगे और एंड तक जाओगे तो ये 5-5 मिनट की हैं या 10-10 मिनट की हैं ये छोटी छोटी वीडियोस। तो आप इनको कवर करोगे तो ये बल्कि 9-10 घंटे नहीं है शायद, आई एम नॉट श्योर, मैंने काउंट नहीं किया था इसलिए मैंने शायद ज़्यादा बता दिया। तो ये आप लोग इसको जरूर एक दफ़ा देख लेना। एनीवेज मैं बैक वापस आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। तो आप लिनक्स AWS CLI के थ्रू भी काम कर सकते हो, AWS SDK के थ्रू भी कर सकते हो। अब SDK क्या चीज़ है? AWS की एक पूरी पाइथन की लाइब्रेरी है, उसका नाम है बोटो 3। इस लाइब्रेरी के थ्रू, या जरूरी नहीं कि AWS की क्या नाम है पाइथन की लाइब्रेरी, AWS किसी भी एसडीके के थ्रू आपने AWS के साथ कम्युनिकेट करना है। आप एसडीके होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर किट, आप उसके थ्रू डेवलपमेंट किट, उसके थ्रू आप वो सारे काम कर सकते हैं जो AWS के ऊपर हमने करने हैं। आपकी एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर सकती है। तो बात वापस इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर आपके AWS के ऊपर आपके लैपटॉप से आपने काम करना है तो, और आपने AWS की कंसोल के ऊपर करना है, तो आपको पता है आप लॉगिन शॉगिन करके सारा काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने AWS की CLI के ऊपर जाके या SDK के थ्रू काम करना है सर्वर के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, AWS की कीज यूज करेंगे। और ये कीज दो तरह की कीज होती हैं। इन कीज को कहते हैं टू टाइप, ये दो तरह की कीज होती हैं। इनको कहते हैं एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। इसका मतलब क्या होता है, एक बात याद रखना कि AWS पे जब हम लॉगिन करते हैं कंसोल के ऊपर, तो आपको याद है हम क्या करते हैं, हम यूजर नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, और आगे अगर MFA लगा हुआ है तो MFA भी एंटर करते हैं। अभी मैं करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। सेम एज इट इज AWS की डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली एक्सेस की आईडी हमेशा यूजर नेम होता है और सीक्रेट एक्सेस की हमेशा पासवर्ड होता है। और ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, जैसे ये नहीं शेयर करने चाहिए उस तरह ये भी नहीं शेयर करनी चाहिए। जब मैं आज आप लोगों को लैब परफॉर्म करवाऊंगा तो आप लोगों के यूजर्स क्रिएट करूंगा, आप लोगों के यूजर नेम पासवर्ड भी सेट करूंगा, आप लोगों की एक्सेस की आईडीज खुद से AWS जनरेट करके हमें प्रोवाइड करेगा। तो वो हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो मेरा असल पर्पस ये था आपको बताने का कि हम लोग AWS के ऊपर जब भी काम करते हैं तो हम 3 तरह से कर सकते हैं। और वो 3 तरह से हमारे पास है कि हम या तो ये मैं स्लाइड यहाँ पर जाता हूँ फिर वापस आता हूँ अपनी पुरानी स्लाइड पे, या मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू कर सकते हैं जो कि ब्राउजर बेस है, या हम कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं जो कि CLI बेस है, और जो SDK है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। और वापस अपनी पिछली स्लाइड पे जाता हूँ कि एक्सेस की आईडीज होती क्या है। मैंने आपको वैसे बता चुका हूँ लेकिन थ्योरी पढ़ लेते हैं। एज वो हैव यूजर नेम एंड पासवर्ड, मैं आपको बता चुका हूँ वही चीजें जो मैंने अभी बताई हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड सेम एज जिस तरह कंसोल पे होता है उस तरह एक्सेस की आईडी इस तरह की होती है, एक रैंडम की होती है। वो आपका यूजर नेम होता है और जो रैंडम की एक पासवर्ड होता है, सॉरी हाथ लग गया था मेरा, तो ये आपका पासवर्ड होता है। लेकिन ये डोंट चेंज इट, ये सब चेंज इसलिए नहीं करने चाहिए, यानी कि अगर खुद से आपने अगर रेगुलरली चेंज कर रहे हो, डेली चेंज नहीं करने चाहिए, मतलब ये है। लेकिन इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं AWS की कि आप इसको मंथली वाइज चेंज जरूर करें, रोटेट जरूर करें। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके कभी भी ये कंप्रोमाइज हो जाएं तो आप अगर चेंज कर देंगे और अपनी एप्लीकेशंस में कनेक्शन मेंटेन दोबारा कर लेंगे, तो ये आपकी किसी और ने अगर शेयर कभी हो भी गई, लीक हो भी गई, तो आपकी वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैंने आज से पहले वो प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं किया अपने किसी पिछले बैच में नहीं। रियली मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊंगा कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट अच्छा रहा, मेरे पास एक, मैंने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था जिसमें ये की से रिलेटेड था। वो मैं एज अ गिफ्ट अपने तमाम स्टूडेंट्स को करवाऊंगा, लेकिन वो जब हमारा ये बैच का जो आखिरी पार्ट आएगा ना हमारा लैम्डा फंक्शन का, तो उसमें वो करवाऊंगा। वो रियली मैंने इम्प्लीमेंट किया है एक यूके के क्लाइंट के लिए, और उनके 3 से 4 अकाउंट है जिनके ऊपर वो चल रहा है। तो वो मैं इंशाल्लाह एज अ गिफ्ट आप लोगों को जरूर दूंगा। लेकिन मैं इसलिए ये इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे और मुझे मोटिवेशन नजर आएगी तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज मुझे क्या जरूरत है इतनी एक्स्ट्रा जाने की। क्योंकि मुझे ज्यादा मजा आता है कि अगर आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, मुझे यानी कि
तंग भी करते रहोगे कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो इंटरेस्ट नज़र आता है। तो उसने मोटिवेशन पढ़ाने वाले की भी, मेरी भी थोड़ी ज़्यादा होती है कि यार मैं ज़्यादा चीज़ें करवाऊँ, थोड़ी ना करवाऊँ। जितनी कमिटेड है उससे भी ज़्यादा करवाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं वो करवाऊँगा, वो मेरा, लेकिन वो इट्स डिपेंड ऑन योर मोटिवेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो वो वैसे 3 प्रोजेक्ट सेपरेट है, जो 3 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को देने हैं इंशाल्लाह वो सेपरेट है। तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, एक्सेस कीज़ कैन बी क्रिएटेड, डिलीटेड, ये सब कुछ हो सकता है। ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। बाकी आप लोग स्लाइड ज़रूर पढ़ना, बाकी इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो इसकी समझ आएगी। मैनेजमेंट कंसोल वाली चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अभी हमने लैब परफ़ॉर्म करनी है, लैब के से रिलेटेड आ गया हुआ है मेरे ख्याल से पार्ट भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉगिन करते हैं और लैब परफ़ॉर्म करते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। अनम्यूट करो और क्वेश्चन करो। मैं इतने में लॉगिन कर रहा हूँ। जी अली आप क्वेश्चन करें। ओके, ये जो फेडरेटेड आईडीज हैं उस्मान साहब, जब हम सोशल लॉगिन्स को कॉन्फ़िगर करते हैं अमेज़न के साथ, तो विदाउट फेडरेटेड आईडीज एडब्ल्यूएस आपको यूजर बनाने नहीं देता कोग्निटो पूल में, या यूजर पूल की अगर आपने कोई ना कोई पॉलिसीज बनानी है तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये वही है फेडरेटेड जो है, ये फेडरल से उन्होंने निकाला हुआ लफ्ज, यानी कि हुँ। आपने सेंट्रल असेस नहीं देनी होती है, कहीं ना एग्ज़ैक्टली, कहीं कुछ ना कुछ चीजों की असेस आप उसको दे देते हैं और आप एक यूजर क्रिएट कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये क्या स्पेसिफिकली आपके सोशल लॉगिन्स, या अगर मैं इसको कह दूं कि थर्ड पार्टी से आपने अनसिक्योर लॉगिन करना है उसी के लिए है, या इसको हम किसी तरीके से आईएम रूल्स एंड पॉलिसीज के साथ भी लिंक कर सकते हैं? हाँ, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकियों के लिए भी बेनिफिशियरी होगा। ये जो फेडरेटेड लॉगिन है ये ज़्यादातर एप्लीकेशन लेवल की होती है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए होती है। लेकिन अगर आपने आईएएम वाली चीज़ करनी है, उनको रोल्स देने हैं, तो फिर हम एक्टिव डायरेक्टरीज यूज़ करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरीज इज़ द एग्जैक्टली द वर्ड जो हम यूज़ करते हैं फॉर द आईएएम। और जो फेडरेटेड लॉगिन्स हैं सोशल मीडिया के थ्रू जो हम लोग करते हैं, गूगल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, वो हम ज़्यादातर अपनी यानी कि अपने क्लाइंट्स को ये बताना चाहते हैं, एडब्ल्यूएस ये बताना चाहता है कि वी हैव एन ऑप्शन कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं ये वाला फीचर, तो देन यू कैन यूज़ द एडब्ल्यूएस कॉग्निटो, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। जी परफेक्ट। ओके, और किसी का क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं तो हम लॉगिन करते हैं। अच्छा, मेरे पास जब भी हम लॉगिन लॉगिन करते हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर, तो वैसे मेरे 2 अकाउंट्स हैं। मैं मेरे ख्याल से आज अपने नए वाले अकाउंट पे ही लॉगिन करता हूँ। जस्ट 1 मिनट आप मुझे देंगे। ओके, ये मेरा अकाउंट है। ये रिसेंटली मैंने मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही क्रिएट किया है। और मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि मैं आपको मल्टी अकाउंट्स लिंक करके दिखाऊंगा, तो मेरा एक और अकाउंट है जिसमें पहले मैं बैचेस पढ़ाता रहा हूँ। तो मैं उस अकाउंट को इस अकाउंट के साथ लिंक भी करूंगा और आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डेड लैब भी प्रोवाइड करूंगा। अभी इसके ऊपर बाई चांस एमएफए इनएक्टिव एक्टिवेटेड है ही नहीं, तो इसलिए ये भी आप लोगों के लिए अच्छा है। मैं भी एक्टिवेट करूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड ही मुझसे लेगा, तो ये यूजर नेम एंटर कर दिया है। ये एक वो सिर्फ वो आपको एंटर करना है जस्ट सिक्योरिटी पर्पसेस। ये ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, ये हमारे कंट्रोल में, हमने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। देखिए इसने एमएफए नहीं मांगेगा क्योंकि मैंने एमएफए इनेबल किया ही नहीं हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आज की पहली लैब है, हमारे कोर्स की पहली लैब है, जो आप लोग अभी सिर्फ देखो। और आफ्टर द सेशन पूरा 5 डेज हैं। आप लोगों को जब एक्सेस चाहिए होगी, क्या नाम है, उज़ैर अवेलेबल है एल्बिस टेक के नाम से। आप उज़ैर से कांटेक्ट कर सकते हो। उज़ैर इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस अकाउंट। तो वो आपको परमिशंस देगा प्रॉपर तरीके से, आप लोगों को टाइम देगा। आप लोगों ने सिर्फ हमेशा पूरे कोर्स के अंदर उज़ैर से कोऑर्डिनेट करना है, एंड देन ही कैन प्रोवाइड द प्रॉपर परमिशंस। और उसके अलावा उज़ैर के अलावा एक तैयब भी हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। तो अच्छा, हम इस अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं। ये एल्बिस टेक रूट अकाउंट है, बिल्कुल नया अकाउंट है। और हम स्टार्ट करते हैं आईएएम से। तो आईएएम के अंदर जाना है तो हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आपको सर्विस यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं आईएएम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये आपको यहाँ पर लेगा, क्लिक करते हैं और अकाउंट पे जाते हैं। इट्स अ ग्लोबल सर्विस। मैंने आपको कल भी बताया था, इसकी कोई रीजन स्पेसिफाइड नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आप सारे रीजन्स जो है वो यहाँ पर ब्लॉक होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट्स अ ग्लोबल सर्विस। यहाँ यूजर भी ज़्यादा क्रिएटेड नहीं है, हमारी अपनी टीम की क्रिएटेड है और ग्रुप्स भी क्रिएटेड नहीं है। सो इट्स अ न्यू अकाउंट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, बल्कि अच्छा है कि हमारा ये अकाउंट नया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप कभी भी नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक यूआरएल आ रहा होता है। ये यूआरएल आ रहा है एक। ये यूआरएल जो होता है, ये यूआरएल यूज होता है
कि अगर मैंने आप लोगों को अपने अकाउंट में लॉगिन करवाना है तो मैं आप लोगों के साथ ये यूआरएल शेयर कर दूंगा। मैं आप लोगों के साथ ये यूआरएल शेयर करूंगा, आप लोग लॉगिन करेंगे, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन कर सकेंगे मेरे अकाउंट के अंदर। तो ये बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक रैंडम की आ रही है, ये एक रैंडम जो ना वो डिजिट्स आ रहे हैं, ये असल में एग्जैक्टली अकाउंट नंबर होता है। ये देखिए अकाउंट नंबर, हर अकाउंट का एक स्पेसिफिक अकाउंट आईडी होता है। ये नीचे भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी अकाउंट आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये अकाउंट आईडी यहाँ से चेंज नहीं होता, ना यहाँ से चेंज होगा, लेकिन यहाँ से हम इसलिए चेंज कर लेते हैं ताकि एक तो मैं ये अकाउंट आईडी लोगों के साथ यानी कि आम दुनिया के साथ शेयर नहीं मैं करना चाहता, और दूसरी चीज ये कि अगर मेरा यूआरएल किसी को याद रखना है तो मैं ऐसा यहाँ पर नाम लिखूं कि लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर वो नेम जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो अगर ग्लोबली अवेलेबल होगा तो वो आपको मिलेगा, अगर वो नहीं होगा तो वो नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक लिखता हूं ये, और इसको हम करते हैं क्रिएट। तो ये देखिए उसने क्या कहा है कि द अकाउंट एलियस एल्बिस्टेक ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट करता है, मुझे पता था, ये मेरा जो प्रीवियस अकाउंट एल्बिस्टेक था उसमें मैंने ये नाम सेट किया हुआ था, इसलिए ये नहीं था। अब इसके आगे मैं डाल देता हूं अंडरस्कोर रूट या कुछ भी, तो मैंने अब क्रिएट करूंगा तो ये, अच्छा अंडरस्कोर नहीं ले रहा, वो हाइफन लेगा मेरे ख्याल से। हाँ जी हाइफन ले लिया उसने। तो मेरा ख्याल है इसको हम इजी कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा, ये ठीक है फिलहाल के लिए ठीक है, मैं बाद में इसको चेंज कर लूंगा। तो मैंने इसको एक नेम दे दिया जो कि आप लोग कभी भी आप लोगों ने कभी लॉगिन करना होगा, आप लोग को नहीं भी याद आ रहा, आप लोग signin.aws.com यानी amazon.com/console पे जाएंगे, वहां जाके आप मेरा अकाउंट आईडी डालेंगे और अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे। वो भी हम काम करते हैं। तो फर्स्ट चीज हमने ये देख ली कि हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होती है। सेकंड चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अगर यूजर क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करना है। आज से पहले इस यूजर ग्रुप का नाम ग्रुप था खाली। अगर आप लोग मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे या जो एडब्ल्यूएस पे पहले से काम कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि एडब्ल्यूएस की एक छोटी सी प्रॉब्लम, नहीं मैं कहूँगा, हर कंपनी अपने फीचर्स को क्या नाम है बेटर करने के लिए, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए अपनी यूआई में और अपनी ऑप्शंस में चेंजेस करती रहती है। तो एडब्ल्यूएस की यूआई में बहुत चेंजेस हुई हैं लास्ट 6 मंथ्स के अंदर। अगर किसी ने लास्ट 6 मंथ्स में काम किया होगा उनको पता होगा कि एडब्ल्यूएस का कंसोल ये बहुत सारी ऑप्शंस चेंज होती रही हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो ऑप्शंस डिसेबल्ड हो गई हैं, वो ऑप्शंस वही होती हैं, बस सिर्फ ढूंढनी पड़ती हैं थोड़ी सी। तो ये है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर एक अलर्ट आ रहा है, इस अलर्ट को पढ़े तो इसने ये कह रहा है कि आपका रूट अकाउंट है और इस रूट अकाउंट पे एमएफए एक्टिवेटेड है ही नहीं अभी। तो बिल्कुल नहीं है, हम इंशाल्लाह करेंगे आज की लैब में। तो ये अलर्ट्स आपके पास दे रहा है। एनीवे हम यूजर में चलते हैं और यूजर क्रिएट करते हैं। ये मेरे यूजर्स असिस्टेंट्स के यूजर्स क्रिएटेड हैं। अब यूजर क्रिएट करते हैं। मैं यूजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। आप लोग के यूजर्स है ना वो हम लोग यानी कि उजैर क्रिएट कर देगा आफ्टर दिस सेशन, तो वो कोई मसला नहीं है। अभी मैं सिर्फ 1 या 2 यूजर क्रिएट करके आप लोगों को लैब परफॉर्म करवाऊंगा, और अगर आप लोगों ने खुद भी करने हुए तो मैं उजैर से कहूँगा कि आपको क्या नाम है ग्रैनुलर एक्सेस देके, प्रॉपर एक्सेस देके आप लोग को ये परमिशन दे के आप लोग यूजर क्रिएट कर सकें। अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैच06, एक यूजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ बैच06 के नाम से, या ऐसा करते हैं एल्बिस्टेक के नाम से क्रिएट करते हैं। अगर मुझे मल्टीपल करने हैं तो मैं यहाँ पर मल्टीपल कर सकता हूँ, और ये बात याद रखें कि ये 10 क्रिएट करने देता है एट अ टाइम। अगर आपने क्रिएट करें तो 10 तक क्रिएट कर सकते हैं, बस ये। तो एट अ टाइम आप इतने क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर अगली चीज क्या लिखी हुई है, अगली चीज ये लिखी हुई है कि एक्सेस टाइप क्या देनी है। क्या आपको प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए या आपको एडब्ल्यूएस कंसोल की चाहिए। प्रोग्रामेटिक एक्सेस का मतलब होता है, एडब्ल्यूएस कंसोल का मतलब होता है कि इस कंसोल की, इस पेज की एक्सेस देनी है तो फिर मैं यहाँ टिक कर दूंगा। और अगर मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ यानी कि प्रोग्रामेटिक एक्सेस देनी है, प्रोग्रामेटिक एक्सेस का मतलब है कि क्या आप CLI से SDK के थ्रू, API के थ्रू अगर आना चाहते हैं तो फिर इसके थ्रू जब मैं क्लिक कर दिया है तो आपका जो यूजर क्रिएट होगा उसको एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की एलोकेट होगी। अगर मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा तो आपको सिर्फ पासवर्ड मिलेगा, आपको एक्सेस की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की नहीं मिलेगी। तो पहले हम ये करते हैं कि हम एक प्रोग्रामेटिक एक्सेस नहीं देते, अगली दफा देंगे, ठीक है। मैं ये बल्कि इसको कर देता हूँ 01, ये पहला यूजर है, ठीक है। इसको हम ये देते हैं। कस्टम पासवर्ड रखना है या ऑटो जनरेटेड रखना है, हम ऑटो जनरेटेड रख लेते हैं कि वो आप, ये इसलिए इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है AWS क्योंकि जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे ना
तो ये जब यूजर क्रिएट होने से पहले आपको एक CSV फाइल डाउनलोड करने के लिए देगा, वो वन टाइम आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर वो आपसे CSV फाइल गुम हो गई तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आप एक्सेस की आईडीज चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोबारा उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। ये बात याद रखना। रिट्रीव, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा आता है कि अगर आपसे एक वो यूज केस डाल, क्योंकि AWS के एग्जाम के जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो सिनेरियो बेस होते हैं, तो वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई एक यूजर था एक कंपनी का, उसके पास जो है वो उसकी की जो है वो उससे गुम हो गई, तो कैसे वो रिट्रीव कर सकता है। तो नीचे ऑप्शन लिखे होगी कि वो कंसोल पे जाके कर सकता है, वो CLI से कर सकता है, वो SDK के थ्रू कर सकता है, या नीचे लिखा होगा कि वो कर ही नहीं सकता। तो आपने आपने ऑप्शन क्या टिक करनी है कि भाई वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसकी रीजन आपको पता है, क्योंकि आप रिट्रीव नहीं कर सकते, आप रिक्रिएट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, रिट्रीव नहीं कर सकते। तो ये AWS का बाय डिफॉल्ट फीचर है, ठीक है। तो ये मैंने एक सैंपल आपको एग्जाम का क्वेश्चन बताया। अच्छा, ये वाली ऑप्शन आती है कि जब भी आपका ये यूजर लॉगिन करेगा तो ये सबसे पहले उसके कहेगा कि भाई अपना पासवर्ड, ये तो मैंने भेजा था ना, अपना पासवर्ड अपनी मर्जी का रख लो। तो हम इसको टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। इसको कोई परमिशन नहीं देता, वो कह रहा है किसी ग्रुप में ऐड करना है इसको, किसी, चले एक ग्रुप बना ही लेते हैं, साथ लगे हाथों ग्रुप भी बना लेते हैं, और ग्रुप बनाते हैं बैच 06 का, AWS बैच 06, जिसमें आप लोगों के सारे मैं इंशाल्लाह ऐड करूंगा। इसको कोई परमिशन नहीं देता, कोई पॉलिसी नहीं देता, क्रिएट ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये ग्रुप क्रिएट हो गया। टैग करते हैं। अच्छा, टैगिंग क्यों यूज होती है, ये देखिए इसके ऊपर लिखा होता है ऑप्शनल। जहां भी आप टैगिंग पे जाएंगे वहां पर लिखा होगा ऑप्शनल। ये ऑप्शनल इसलिए होती है क्योंकि टैगिंग इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन आपको मैं सही बात बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करता रहूंगा। मैं जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, लिटरली मुझे वहां जाके आइडिया हुआ था कि यार टैगिंग तो मजाक नहीं है, टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों मेरे अकाउंट के, मैंने बताया ना, जब मेरा क्लाइंट था उसके 3 अकाउंट्स हैं AWS के। एक रूट अकाउंट की बात करूं, जब मैं अकाउंट की बात करूं तो रूट अकाउंट, यूजर अकाउंट तो आप कई हजारों में ला सकते हो, रूट अकाउंट उसके 3 है। और उनका जितना भी बिल जनरेट होता है, उनके एक फाइनेंस का अकाउंट है, उस अकाउंट से जनरेट होता है। उन्होंने आपस में लिंक किया, तो उनके तमाम जितने भी रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं वो टैगिंग से पकड़ते हैं। उन्होंने एक वो टैग सेट किया हुआ, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है बिलिंग ग्रुप का, बिलिंग ग्रुप, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। और उसका उन्होंने रखा होता है कि अगर आप इस अकाउंट से बना रहे हैं तो आपने रख देना है, यानी अपने डिपार्टमेंट का नाम रख देना है, डिपार्टमेंट है डेवऑप्स। तो वो पता चल जाएगा भाई ये सर्विस किसी डेवऑप्स के ग्रुप में क्रिएट हुई थी, और उस सर्विस का नाम क्या था, यहाँ पर नेम डाल दिया कि भी IAM यूजर, और नीचे डाल दिया हेल्पडेस्क 01, पहला यूजर था ना, तो वो डाल दिया। तो इस तरह के कुछ और उनके और स्टैंडर्ड्स भी हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, वो गेट करते हैं डेली, यानी कि रेगुलरली, वीकली, और चेक करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट की कितनी बिलिंग बन रही है। वो सारी, वो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज उन्होंने जनरेट की, लेकिन उन्होंने ये रखा हुआ है कि उनका कोई भी रिसोर्स विदाउट टैग क्रिएट नहीं होगा, और अगर होता है तो वो जिस बंदे ने किया होता है फिर उसकी शामत आती है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है ना उन्होंने, उसको हम मिस नहीं कर सकते। तो अभी के लिए हम लोग चले इनको ही रहने देते हैं। ये टैगिंग है, इसमें जो मर्जी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें। ये की वैल्यू होती है। की का मतलब है कोई एक नेम दे दिया, उसका आपने दे दिया, आपने सेट कर दिया और उसकी वैल्यू सेट कर दी। रिव्यू किया आपने कि आपका यूजर क्रिएट हो रहा है, उसकी पॉलिसीज परमिशन जो आपने डिफाइन की हैं या आपने कुछ किया है, और क्रिएट कर। जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखना डाउनलोड के लिए एक CSV फाइल आ जाएगी। ये देखें, वो कह रहा है ये CSV फाइल डाउनलोड कर लें। मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ इसमें है क्या, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। और ये है वो CSV फाइल। असल में मैं यूज कर रहा हूँ मिंट, तो इसका जरा एक्सेल भी डिफरेंट किस्म का है तो इसीलिए। अच्छा, ये देखें, ये वो यूजर है, ये उसका रैंडम पासवर्ड एक जनरेट हुआ है। एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की क्यों नहीं आ रही, मुझे इसका कोई आंसर देगा? मैं भी देखता हूँ आप लोगों ने कितना अच्छा से पढ़ा जी। जी, क्योंकि आपने उसकी असेस जो है वो शुरू में डिफाइन कर दी थी कि मैनेजर बिल्कुल लेवल असेस या डेवलपर बिल्कुल, मैंने डेवलपर लेवल। प्रोग्रामेटिक एक्सेस इनेबल नहीं की थी, डिसेबल रखी थी, बिल्कुल नोट CLI सर, एग्जैक्टली। मैंने उसको डिसेबल यानी कि अनचेक कर दिया था। अगर मैं चेक किया होता तो यहाँ पर जरूर आती, मैंने खुद किया था। और ये वो लॉगिन अकाउंट का URL होता है जिसको यानी कि मैं ऐसा नहीं, क्यों देता है CSV फाइल। आप ये CSV फाइल पकड़ेंगे, अपने जिस एम्प्लॉय को किया उसको ईमेल कर देंगे, वो जैसे ही जाएगा वो इसको कॉपी करेगा। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ किसी और ब्राउजर में। ये मेरा ब्राउजर है,
इसमें मैं पेस्ट करूंगा। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा, देखिए इसका एल्पेस्ट रूट, तो ये देखना इसका लॉगिन का वे और पहले वाले लॉगिन का वे थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि इसका अकाउंट आईडी पहले सेट हुआ हुआ है, ये देखें ये सेट हुआ हुआ है, और ये किसी और यूजर का क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, इसके नहीं है, इसलिए मैं इसके डालूंगा, इसका यूजर नेम डालूंगा, यहाँ पर यूजर नेम आ जाएगा, और इसका मैं पासवर्ड डाल दूंगा यहाँ, और इसको कर दूंगा साइन इन। जैसे ही साइन इन करूंगा ये मुझे क्या पासवर्ड रीसेट कर लो, देखिए यही कहा है ना उसने, कहता है आप पासवर्ड अपना चेंज कर लो, क्योंकि ये वन टाइम, तो मैंने ये पासवर्ड पहले वाला डाला, अब नया वाला यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अच्छा मेरे ख्याल से मैंने जल्दी जल्दी में ना, सर वन क्वेश्चन हियर, अच्छा ये जो पासवर्ड आप चेंज करेंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा प्रीवियस पासवर्ड जो हमारे पास शीट डाउनलोड हुई है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये इसीलिए पर्पस होता है क्योंकि उस टाइम हमारा रैंडम है ना, तो रैंडम लोगों को याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए एक फीचर उन्होंने इनेबल किया कि आप अपनी मर्जी का सेट कर लें। और वैसे भी रैंडम ये जो जनरेटेड पासवर्ड है, इसकी ये जो एक्सेल शीट है, ये जिसने अकाउंट क्रिएट किया उसके पास भी तो सेव रहती है, तो आप फॉर द बेटर सिक्योरिटी आप अपनी मर्जी का यूजर को अलाउ करते हैं कि भाई अपनी मर्जी का पासवर्ड सेट कर लो। अभी बल्कि मैं आप लोगों को पासवर्ड पॉलिसीज भी बताऊंगा, हम पासवर्ड पॉलिसीज भी सेट कर सकते हैं। ये पासवर्ड चेंज क्यों नहीं कर रहा? ओके हो गया, मतलब वो बटन थोड़ा डिसेबल्ड कलर में आया था, मैं समझा शायद वो क्लिक नहीं करने देगा, लेकिन वो क्लिक हो गया। अच्छा ये आपका यूजर क्रिएट हुआ है, और अब आप पहले एक चीज नोटिस करें, मैं इधर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, ये मेरा रूट अकाउंट है, इसका यहाँ पर चेक करें क्या आ रहा है, ये रूट अकाउंट है ना, इसका देखिए कोई भी @ साइन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं इधर आऊंगा तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, elvis-01 @रूट अकाउंट, वो जो रूट अकाउंट का नेम है उसके अंदर अकाउंट में मैं लॉगिन हुआ हूँ, यानी कि इसके पास सारी परमिशंस नहीं है। अगर मैं यहाँ से किसी भी सर्विस में जाता हूँ, लाइक S3 में चला जाता हूँ, मैंने तो अभी परमिशन दी कोई नहीं ना, लेकिन मैं किसी सर्विस में जाता हूँ, तो मैं जैसी सर्विस में जाऊंगा तो वहां मुझे सबसे पहली चीज ये कहेगा कि भाई एक्सेस डिनाइड, क्योंकि मैंने कोई इसको परमिशन दी ही नहीं थी, किसी भी AWS सर्विस की परमिशन नहीं है इसके पास। अच्छा मैं एक्सेस डिनाइड ये तब वैसे यहाँ पर आ जाएगा, आ गया है, ये थोड़ा लेट अपलोड हुआ है, अदरवाइज सम टाइम ये तब देता है जब वो क्रिएशन का बटन देखे, वो सारे बटन भी डिसेबल्ड है, कोई बकेट क्रिएट नहीं करेगा, तो उसने कहा कि आपके पास कोई परमिशन नहीं है। लेकिन जब मैं इसको परमिशन देनी है, चले मैं एक परमिशन दे के आपको दिखा देता हूँ पहले कि मैंने इस यूजर को परमिशन देनी है, भैया मैंने ग्रुप को देनी, चले मैं ग्रुप को दे देता हूँ। अच्छा ग्रुप ये नहीं था, ये यूजर है, ग्रुप में जाता हूँ, तो मैंने ग्रुप बनाया था बैच 06 का, तो मैं यहाँ पर बैच में जाऊँगा, परमिशंस में जाऊँगा और ऐड परमिशन कर दूंगा। ये ऐड परमिशन पे क्या, इसका अर्थ में यूआई चेंज हो गया है। आप लोग जब मेरी पुरानी लैब्स देखेंगे उनका बटन यहाँ पर होता था, मैं इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये चीज़ों से घबराना नहीं है। अच्छा मैं इसको देता हूँ S3, अभी मैं फिलहाल मैं गलत हरकत करूंगा कि मैं इसको S3 की फुल एक्सेस दे दूंगा, यहाँ पर S3 फुल एक्सेस कहाँ गया, सर कैपिटल में S3 लिखें, अब आएगा। हाँ वही है, तो मैंने S3 फुल लिखा तो उसने वो दे दिया। मैं इसको ऐसे क्लिक करूंगा, ऐड परमिशन में जाऊंगा, परमिशन अटैच होगी, पॉलिसी अटैच होगी, मैं वापस जाके इसको रिफ्रेश करूंगा। थोड़ा सा टाइम देना है अपने, एकदम से रिफ्रेश नहीं करना, क्योंकि ये सम टाइम ना थोड़ा माइनर सा 1-2 सेकंड का टाइम लेता है, और वेदर इंटरनेट थोड़ा सा शायद स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर देखें अब सारे बटन्स भी एक्टिवेट हो गए और कोई एरर भी नहीं आ रहा, वो कह रहा है क्रिएट बकेट और समथिंग, सारे ऑप्शंस उसको दे रही है उसने, यानी कि परमिशन फौरन से रेप्लिकेट आपकी हो गई है यूजर के पास। मैं इसको दोबारा से डिटैच करता हूँ, रिमूव करता हूँ, और उसके बाद आपको एक और यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ जिसमें वो कीज भी हों, फिर मैं आपको अगली चीज के ऊपर जाऊंगा। बल्कि उसकी तरफ जाने से पहले ना अगला एक और काम करते हैं, और वो काम ये है कि पासवर्ड पॉलिसी से रिलेटेड मैंने भी आपको कुछ बात बताई थी कि पासवर्ड पॉलिसीज हमारे पास होती है कि हम पासवर्ड के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, कि भाई मैं जिस तरह आप लोग कभी किसी भी अकाउंट में लॉगिन करते तो आपसे कहता है कि एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, लोअर लेटर, 1 न्यूमेरिकल डिजिट और समथिंग इस तरह के कुछ, तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पर भी होती हैं।
और हम यहाँ से सेटिंग्स में जाते हैं। ओके ये अकाउंट सेटिंग्स में जाना था, वो सेटिंग्स में नहीं, वो अकाउंट रिपोर्ट से रिलेटेड, वो रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें अभी इसकी जरूरत है। अच्छा, चेंज पासवर्ड पॉलिसीज है। पासवर्ड की पॉलिसी अभी जो लगी हुई, ये लगी कि एटलीस्ट जो है ना 8 डिजिट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम। उन्होंने कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं लगाई कि अपर है, अभी एक की है वैसे, लेकिन अगर हमें चेंज करनी है, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो भी आपको भी दिखाऊंगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक क्या नाम है कैपिटल जो है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए जो भी है वो, उसके अलावा स्मॉल भी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कंपनीज ये ज़रूर रखती हैं, ये आप लोगों ने भी ज़रूर रखना है जब भी किसी कंपनी में काम करें, कि पासवर्ड एक्सपायरेशन डिफाइन करें, कि भाई आप यूज़र को फोर्स करते हैं कि हर 30 डेज के बाद आप पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपने चेंज करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। पासवर्ड एक्सपायरेशन रिक्वायर्स एडमिन, अगर एडमिन को भी अगर आपने कहना है कि भाई एडमिन कर ले, तो फिर आप यहाँ पर कर दें अलाउ यूजर टू चेंज देयर ओन पासवर्ड, तो आप ये कर सकते हैं कि भाई आपने उसको देना है। और ये भी फोर्स करें कि भाई पुराना जो है ना पासवर्ड 5 दफा, यानी कि 5 दफा वो अपना पुराना पासवर्ड नहीं रख सकता, यानी कि आप भी अभी जो मैंने पासवर्ड सेट किया वो मैं नेक्स्ट 5 टाइम्स नहीं रख सकता। और अगर रखना है तो आप कहते हैं कि चले एक दफ़ा के बाद वो दोबारा रख ले बेशक, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम लोग की आदत होती है कि हम लोग एक ही, मोस्टली कंपनियों में ये यहाँ पर 0 होता है या ये डिसेबल्ड होता है, तो हम क्या करते हैं एक ही पासवर्ड दोबारा रीसेट कर लेते हैं, दोबारा वही रीसेट कर लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि फिर पासवर्ड रोटेशन का तो पर्पज ही फेल हो जाता है। तो इसलिए आप उसको प्रिवेंट करें कि भाई कि आप नेक्स्ट एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है ना वो पासवर्ड जो है ना वो क्या नाम है उसको प्रिवेंट करें रीयूज से। तो हमने ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रख ली हैं। आप लोग जब मैं कर लूँगा उसके बाद मैं इसको डिसेबल कर दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर सारी पॉलिसीज आ गई हैं। अब जब मैं यूज़र क्रिएट करूँगा तो आप देखना वहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे ये आएगी कि मुझे सारे चेक्स मीट करने पड़ेंगे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्बिस्टेक 02। अब मैं प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी देता हूँ, कंसोल की एक्सेस भी देता हूँ, कस्टम पासवर्ड, ऐसे कस्टम भी दे सकते हैं, यानी कि मैं उसको कहता हूँ भाई मुझे मुश्किल पासवर्ड ही रखना, मैं यहाँ पर दे देता हूँ पासवर्ड 01। देखिए अब वो मुझे भी कह रहा है कि आपने वो सारे चेक्स मीट करने हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पास नहीं बल्कि पास ASSWORD1 ये लिख देता हूँ। इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, स्मॉल भी आ गया, मेरे ख्याल से ये सारा कुछ हो गया। अब ये वाला पासवर्ड मैं उसमें लगाऊंगा और उसको कहूँगा कि दोबारा, इसको मैं ये डिसेबल कर दूँ तो वो दोबारा रीयूज़ का नहीं पूछेगा। देखना परमिशन में जाता हूँ और इसको उसी बैच में ऐड कर देता हूँ। टैगिंग इसकी कर लेता हूँ, करनी है नहीं करनी तो कोई मसला नहीं, इट्स एन ऑप्शनल थिंग। इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अब जब ये यूज़र क्रिएट हो यानी कि यूज़र लॉगिन होगा, इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है और इसको क्लोज करते हैं और फिर हम लॉगिन करते हैं इसको। अब आप ये चेक करें कि आपने क्योंकि कस्टम पासवर्ड खुद रखा था तो उसने पासवर्ड नहीं दिया। अगर उसने जनरेट किया होता तो आपको देता, आपने खुद रखा था इसलिए आपको याद होगा, तो इसलिए उसने नहीं दिया। मुझे याद है मैंने कॉपी भी किया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा ये यूज़र है, ये उसकी एक्सेस आईडी है, ये उसकी सीक्रेट एक्सेस की है और ये उसका लॉगिन अकाउंट है। अब मैं लॉगिन करता हूँ किसी और ब्राउज़र में या इनकॉग्निटो मोड में और इसको लॉगिन करते हैं। ये यूज़र मैंने कॉपी कर लिया, इसका पासवर्ड वो था p@SSWORD1 आई थिंक यही था। और अब आपसे वो यूज़र पासवर्ड चेंज करने का कहेगा ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने डिसेबल करके आए थे ना वो ऑप्शन, तो उसने देखे आपको डायरेक्ट लॉगिन कर दिया। ये लॉगिन हो गए आप, आपको वो बता रहा है कि न्यू कुछ फीचर्स आए हैं, आपने चेक करने हैं तो चेक कर लें। और ये देखिए अब ये 02 है, सारा कुछ वैसे ही है। तो ये यूज़र भी लॉगिन हो गया। इसके बाद में परमिशन कोई नहीं होगी। अगर मुझे परमिशन एलोकेट करनी है तो उसी तरह मैं ग्रुप को एलोकेट करूंगा। अगर मुझे किसी इंडिविजुअल को एलोकेट करनी है तो फिर मैं इनको डायरेक्ट भी एलोकेट कर सकता हूँ, यानी कि मैंने सिर्फ यूज़र 2 को एलोकेट करनी है परमिशन। तो मैं इसमें जाऊँगा, ऐड परमिशन में जाऊँगा, डायरेक्टली अटैच करूँगा परमिशन। अच्छा यहाँ पर वो वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि AWS ने खुद बहुत सारी पॉलिसीज़ बना के रखी हैं जो AWS मैनेज पॉलिसीज़ हैं, वो ये सारी हैं। ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पर आएंगी, ये बहुत ज़्यादा आती जाएंगी, लोड हो रही हैं ये आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बहुत सारी है जो AWS ने बना के रखी हुई है। लेकिन अगर हमें खुद बनानी है तो अगर आज टाइम बच गया आज हम बनाएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। अच्छा, इसको मैं कोई परमिशन दे देता हूँ, S3 की चले दे देता हूँ। इंडिविजुअली तौर पर देनी, मैं इसी तरह इसको अटैच करूँगा और रिव्यू करके अटैच कर दूँगा। तो मैंने अटैच नहीं की, मैंने आप लोगों को यहाँ तक छोड़ दिया यहाँ पर। अब हम अगला काम करते हैं, क्योंकि 2-3 लैब्स हमने इसलिए यहाँ पर परफॉर्म अभी इसलिए छोटी छोटी कर ली हैं ताकि हम MFA इनेबल कर सकें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने रूट अकाउंट पे भी करूंगा और अपने यूजर अकाउंट पे भी करूंगा। वो क्यों, इनमें थोड़ा डिफरेंस आता है, तो वो आपको, क्योंकि आप लोगों ने यूजर अकाउंट में करना है और सम टाइम जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो एज अ रूट अकाउंट भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए तो हम पहले रूट अकाउंट में करते हैं। तो रूट अकाउंट में करने के लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर भी आ रही है, हमारे पास ऑप्शन अकाउंट सेटिंग्स में भी होगी। नहीं, अकाउंट सेटिंग्स में नहीं, आपको डैशबोर्ड से मिल जाएगी, यहीं से हम इसको चले जाते हैं। हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं इनेबल। ये है वो मल्टी फैक्टर सॉरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि आप अपने मोबाइल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने अकाउंट के ऊपर और मोबाइल के थ्रू। तो ये आपके मोबाइल के ऊपर एक आपको ऐप करनी पड़ेगी। वो उस ऐप का जो 2 से 3 ऐप्स अवेलेबल है, आप कोई भी उनमें से कर सकते हैं। एक का नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर। ये ऐप स्टोर के ऊपर प्लेबुक कह रहा हूँ, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है और वो जो आईफोन की होती है, मैं नाम भूल जाता हूँ सॉरी, तो उन पे भी अवेलेबल है। ऐप स्टोर पे भी है और प्ले स्टोर पे भी है। हाँ, इस तरह था, तो इसलिए मैं प्लेबुक भूल गया। तो ये भी एक अवेलेबल है। इसके अलावा एक और होती है, माइक्रोसॉफ्ट की भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। मेरे पास ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर भी है, वो भी आप कर सकते हैं। और एक और है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसका नाम है, एक मिनट में देख लूँ उसका नाम, ऑथ, AUTH, ऑथ, ऑथी, हाँ, AUTHY, ये है। ये मैं यूज़ करता हूँ। तो आप कोई भी कर सकते हैं, 2FA और ये में से आप ये मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे। मेरे पास डाउनलोडेड है ये ऐप। मैं यहाँ पर जाके एक्टिवेट करूँगा, पहले क्लिक करूँगा। उसके बाद आपसे ये ऑप्शन, ये वो 3 ऑप्शन थी मैंने आपको जो कहा था, मैं आपको जब क्रिएट कर रहा हूँ उस टाइम बताऊँगा। आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप वर्चुअल डिवाइस यूज़ करें, दूसरी ऑप्शन है U2F सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें या कोई हार्डवेयर यूज़ करें। वर्चुअल डिवाइस का मतलब है कि आपके मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन, इट्स अ वर्चुअल डिवाइस जो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने भी वैसे कभी ट्राई नहीं किया, बल्कि उज़ैर आप नोट कर लो कि ये मुझे मेरा क्लाइंट भी कल ना थोड़ा सा बता रहा था कि हम कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, बल्कि इसको नोट कर लो उज़ैर। हम इंशाल्लाह इसको भी करेंगे किसी दिन, कि कंप्यूटर के थ्रू कैसे हमने करनी है। अच्छा, मोबाइल के थ्रू इस तरह से है कि ठीक है। आप, हाँ, जज़ाकल्लाह, आपने क्या करना है, मोबाइल पे वो ऐप करने के बाद फिर अगला प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर U2F डिवाइस करते हैं तो U2F डिवाइस का मतलब ये कि एक छोटा सा ना कीरिंग जितना, एक छोटी सी आपके पास ना अमेज़न से आप ले सकते हैं या आपको कहीं से भी मिल सकती है, वो छोटी सी ना हार्डवेयर होता है छोटा सा। U2F, इसकी इमेज दिखा देता हूँ आपको, कीरिंग के अंदर आ जाता है ये। ये RFID टाइप टोकन होता है। हाँ, बिल्कुल। तो आप इसको यूज़ कर लेते हैं, ये आपके मोबाइल जब लैपटॉप के साथ अटैच कर लेते हैं ना, ये छोटा सा लैपटॉप के साथ, तो ये ऑटो इसमें से कोड जनरेट होता है और वो फिर आपका क्या नाम है, लॉगिन कर सकते हैं आप उसके थ्रू। ये छोटी सी डिवाइस आती है। और हार्डवेयर का मतलब है कि अगर आपको एक पूरा सेटअप करना है तो वो एक पूरा हार्डवेयर भी कंपनी सेटअप करके रखती है, उसको यूज़ कर सकती है। हम वर्चुअल पे क्लिक करते हैं, आपको अब जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ये हमें एक QR कोड दे देगा और वो QR कोड मैं अपने ऐप को ओपन करूँगा। मैं अभी ऐप ओपन कर रहा हूँ, आप लोगों को नज़र तो नहीं आ सकता, लेकिन वैसे तो आ सकता हूँ, लेकिन अच्छा मैंने अच्छा, इसमें ऐप जैसे ही ओपन करेंगे ना, आपके पास ऐप में एक होगा ऐड अकाउंट की ऑप्शन। ऐड अकाउंट पे जाऊँगा, वहाँ वो आपसे कहेगा स्कैन करें QR कोड। तो मैंने स्कैन QR कोड पे कैमरा ऑन हो जाएगा। मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा, मैं इसको स्कैन करूँगा, उधर से मेरे पास 2 कोड आएंगे, 2 कोड्स। एक आ गया है, मैं पहले वो एंटर करूँगा। एक जस्ट आप मुझे 1 मिनट दें, मैं नेम अकाउंट का रीनेम कर लूँ, क्योंकि अकाउंट बहुत ज़्यादा हो गया मेरे पास। सॉरी, मैंने यहाँ पे कोड एंटर करूँगा, ये 6 डिजिट कोड आया है और दूसरा कोड मेरे पास कोई आफ्टर 30 सेकंड या 60 सेकंड्स होते हैं, उसके बाद आएगा, मेरे साथ आने वाला है। तो मैं फिर वो दूसरा कोड एंटर करूँगा एंड देन ये डिवाइस मेरी मोबाइल के साथ अकाउंट अटैच हो जाएगा। और दूसरा कोड आ गया है ये। अब मैं इसको असाइन करूँगा और
मेरे पास ये अटैच हो गया। अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं अपने अकाउंट को यूज़ कर सकूं के ऊपर MFA एक्टिवेटेड हो चुका हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं इसको लॉग आउट करता हूं, लेकिन मैं मीनवाइल दूसरे अपने अकाउंट के ऊपर जो यूज़र अकाउंट है उस पर भी जाके एक दफ़ा ये लैब परफॉर्म करूंगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा वैसे मेथड नहीं डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये कि आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दूंगा कि वो वहाँ पर कैसे हम करते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ IAM के ऊपर, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, बाकी ये ज़्यादा बेटर है। आप सपोज दैट कि अपने अकाउंट के ऊपर आगे में आप यहाँ से जाएंगे, अपने नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ रहा होगा माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, ये यूजर के होते हैं। आपको ये वापस IAM के ऊपर ले आएगा, और IAM के ऊपर आने के बाद आपके पास, अच्छा यहाँ पर आपके पास MFA की भी यानी कि वो एक्टिवेट करने की परमिशन नहीं होती, ये देखें। तो जब आपको मैं परमिशन दूंगा, यानी कि इसी चीज़ को कहते हैं वो ग्रैनुलर एक्सेस कहते हैं ना, कि मैंने आपको एक स्पेसिफिक एक्सेस देनी है, सिर्फ मैंने इस चीज़ की एक्सेस देनी है। तो चलें इसी बहाने एक पॉलिसी की लैब भी हो जाएगी। पॉलिसीज की लैब आपको मैं फर्दर भी करवाऊंगा, लेकिन एक वो सिनेरियो ऐसा बना है कि मैंने अगर अपने इस स्पेसिफिक यूजर को Elbistek 01 को MFA असाइन करने की परमिशन देनी है, तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो उसके लिए मैं वापस अपने रूट अकाउंट पे जाता हूँ, इसको लॉगिन करता हूँ। अब देखें आपसे MFA मांगेगा। देखिए पहले नहीं लगा हुआ था ना, इसने MFA अब मांगा है। अब मैं अपनी ऐप मोबाइल की ओपन करूंगा और अपने अकाउंट के ऊपर जो पासवर्ड आ रहा होगा 237, ये मैं एंटर कर दूंगा और अब मैं लॉगिन कर जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर फाइनली IAM की एक पॉलिसी भी डिजाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपने यूजर को परमिशन देनी है ना, और मैं दूंगा भी सिर्फ इतनी सी परमिशन कि वो सिर्फ और सिर्फ MFA इनेबल कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो मैं जाऊंगा पॉलिसीज के अंदर। अब मैं कोई AWS की बनी हुई पॉलिसी नहीं यूज करूंगा। AWS की बनी हुई पॉलिसी अभी लोड हो जाएंगी, ये देखें, ये सारी AWS मैनेज, इनके ऊपर देखें सारा लिखा हुआ है AWS मैनेज। अब जो मैं खुद बनाऊंगा वो पॉलिसी होगी जिसके आगे लिखा होगा कस्टम पॉलिसी। तो मैं क्रिएट पॉलिसी पे जाता हूँ। अच्छा, क्रिएट करते हुए भी हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको कल कहा था कि इस कोर्स में बहुत कम प्रोग्रामिंग वाली चीजें इंक्लूडेड है, क्योंकि ये ज्यादातर काम डिप्लॉयमेंट्स का है, AWS से रिलेटेड है, इस पे प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर आप JSON का कोड पूरा लिख सकते हैं जिसके थ्रू आप पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन AWS ने जहां जहां कोड दिया हुआ है वहां वहां विजुअल एडिटर भी दिया हुआ है कि अगर आपने क्या नाम है कोड नहीं लिख सकते, आपको विजुअल स्टूडियो के थ्रू काम करना है और पॉलिसी लिखनी है, तो आप वो विजुअल स्टूडियो कह रहा हूँ, विजुअल एडिटर यूज करके भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ अपनी परमिशन सर्विस चूज करूंगा। सर्विस का नाम क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी बताएं मुझे, कोई एक बंदा अनम्यूट कर ले, आप लोग बताएं। मैं काम करने क्या लगा हूं, और मुझे क्योंकि अब आप लोग को इंशाल्लाह, अगर आप, मुझे यकीन है कि आप में से कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर होगा जो कि ये पूरी पॉलिसी डिजाइन करवा सकता है, क्योंकि अगर वो सिनेरियो समझ गया है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमें सिर्फ अपने इस यूजर को MFA की परमिशन देनी है। तो सबसे पहले सोचिए कि MFA एग्जिस्ट कहाँ करता है, तो कहाँ करता है आप लोग बताएं मुझे। IAM पे करते हैं। हाँ जी, परफेक्ट। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर आप अली बेशक अनम्यूट रखो, डेफिनेटली आप IAM लिखूंगा। तो जी जी IAM में जाऊंगा। अगला काम क्या करूंगा, अगला काम वो पूछ रहा है कि अब जी इसको IAM के अंदर जाके क्या एक्सेस देनी है, रीड की देनी है, राइट की देनी है, क्या। तो ये काम राइट में आना चाहिए ना, ये तो काम करने वाला है। जी जी। तो मैं राइट में जाऊंगा, हम्म। इसकी ये ऑप्शन ओपन करूंगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं MFA लिखा होगा, मैं सर्च कर लेता हूँ MFA। ये देखें, क्रिएट वर्चुअल MFA, ये जी मैं क्लिक कर दूंगा। इसको क्रिएट करने की भी ऑप्शन दे देता हूँ, इसको चेंज करने की भी। चेंज करने की भी दे देता अच्छा हूँ। मैं देख रहा हूँ इसमें MFA ये है, डिलीट इनेबल, हाँ इनेबल्ड MFA डिवाइस, इसकी भी ऑप्शन देनी है। डीएक्टिवेट MFA डिवाइस रीडिंग में आ जाएगा हाँ, क्रिएट के नीचे। और रीसिंक की भी देनी है इनको, कि दोबारा अगर उसकी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो दोबारा भी कर जी दें। जी तो ये मैंने 3 परमिशन दे दी। बाकी डिलीट की भी दे सकते हैं, लेकिन डिलीट की चले नहीं देते, वो रीसिंक में आ जाएगा। तो जी अब देखिए मैंने, ये कितना मुश्किल था, जी किसी को कोई मुश्किल आई, लेकिन अब मुश्किल एक चीज आएगी जो मैं बताऊंगा
कि मैं ये चाहता हूं कि मैं ये पॉलिसी सारे यूजर्स के लिए नहीं बना रहा, यानी कि मेरे पास कौन कौन से यूजर्स हैं इस टाइम, यूजर 1 भी है लॉगिन, मेरे पास तो यूजर 2 भी लॉगिन है, ये मैं पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ ये परमिशन सिर्फ 01 को दूंगा, 02 को भी नहीं दूंगा। तो एक काम मैं क्या करूंगा, हर यूजर की, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना कि हर यूजर की जो यूजर क्रिएट होता है, मैं यहां से ना IAM को अगली टैब में ओपन कर लेता हूं, हर यूजर जो यूजर क्रिएट होता है उसका एक ARN जनरेट होता है। ARN का मतलब होता है Amazon रिसोर्स नेम। ये एक समझ लें कि जेनेरिक किस्म का URL होता है। देखा यूजर में जाऊंगा, अगर मैं Elbitech 01 यूजर में जाता हूं तो इसका ये देखें लिखा हुआ है यूजर ARN। ये ARN होता है जो कि यूजर स्पेसिफिक होता है, रिसोर्स स्पेसिफिक होता है, मशीन स्पेसिफिक होता है। हम AWS में बनने वाली हर मशीन, हर रिसोर्स, हर यूजर, हर ग्रुप का एक ARN होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ARN कॉपी करेंगे और इधर जाके मैं कहूंगा कि भाई रिसोर्स, अब मैं स्पेसिफिकली इस रिसोर्स को कहूंगा, मैं वो कहता है सबको डिफाइन करना है या किसी को स्पेसिफिक करना है, तो मैं कहूंगा भाई मुझे किसी यूजर को स्पेसिफिक करना है, तो वो कह रहा है कि उस यूजर का यहाँ पर की डिटेल्स डालो। तो मैं यहाँ पर उस यूजर का MFA टोकन ID विद पाथ, यहाँ पर कुछ नहीं डालना मेरे ख्याल से, यहाँ पर हम इसको एनी करेंगे, एक मिनट सॉरी, यहाँ हम एनी करेंगे और यहाँ पर मैं इसको यूजर स्पेसिफिक करूंगा और यूजर की मैं ID यहाँ पर डाल दूंगा, या मैं इसको पूरे को रिप्लेस कर दूंगा, ये तो यहाँ पर ID डल जाएगी और ऐड कर दूंगा। और उसके बाद मैं इसको टैग करूंगा, अगर टैग करनी है, मैंने पॉलिसी पहली दफा बनाई है, मैं इसको टैग भी कर लेता हूँ। मैं बता देता हूँ कि भाई MFA इनेबल, MFA इनेबल पॉलिसी, सर पॉलिसी का भी ARN बनता है, वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं। पॉलिसी का भी ARN बनेगा जी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसी पॉलिसी का नाम भी यही रख देता हूँ जो मैंने इसका ये सेट किया है रिव्यू में, और यहाँ पर डाल दूंगा दिस, अगर डिटेल डालनी है, दिस पॉलिसी इज क्रिएटेड, क्योंकि मैंने देखे आज बनाई है, अगर मैं कल कंपनी छोड़ देता हूँ तो पीछे आने वाले बंदे को तो पता होना मैंने ये क्यों बनाई थी, उसको दोबारा यूज कर सके, ना कि दोबारा क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पर डिटेल डालूंगा, दिस पॉलिसी इज क्रिएटेड टू इनेबल MFA फॉर यूजर स्पेसिफिक, मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं ये पॉलिसी क्रिएट होने के बाद उस यूजर के साथ अटैच कर दूंगा, तो उस यूजर के पास परमिशन चली जाएगी। ये यूजर क्रिएट, ये पॉलिसी क्रिएट होगी, ये पॉलिसी देखिए, इसका आपको कोड भी मिल जाएगा। आपने तो उसके थ्रू बनाया है, लेकिन आपके पास देखना ये कोड आ जाएगा इसका। जेसन में जाऊंगा, ये सारा कोड यहाँ पर पड़ा होगा इसका, ये बस। अगर किसी को जेसन आती है तो वो इस तरह करके लिख भी सकता है, मुझे नहीं आती भाई। और मैं AWS में पता नहीं 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ, 3 साल से तकरीबन, और मैंने कभी भी जेसन में ज्यादा इस तरह से नहीं लिखी, क्योंकि एक और सर्विस है जिसमें जेसन लिखनी पड़ती है, वहां पर भी मैं एक और सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज है YAML, उसको यूज कर लेता हूँ, जेसन को जरा कम करता हूँ, लेकिन जेसन भी अच्छी है, इतनी मुश्किल नहीं है। एनीवेज, हम जाते हैं यूजर्स में, और यूजर में जाके अपने यूजर को ये परमिशन एलोकेट कर देते हैं। अटैच पॉलिसी में जाऊँ, क्योंकि ये सिंगल पॉलिसी ना, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा वो जो मैंने लिखी थी MFA, ये देखें ये, और ये देखें इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कस्टमर मैनेज, यानी कि कस्टमर ने बनाई थी, AWS ने नहीं बनाई। इसको ऐड कर देते हैं। अब ये अटैच यानी कि क्रिएट हो गई है। अब मैं वापस यूजर पे जाऊंगा, सबसे पहले मैं जितनी देर में 1 को वेरीफाई करता हूँ, मैं 2 पे जाके एक दफा ये देख लेता हूँ कि क्या 2 को तो नहीं मिल गई थी, क्योंकि मैंने 2 पे अटैच नहीं की। लेकिन चलें, टाइम पास करने के लिए हम 2 पे चले जाते हैं, IAM पे, क्योंकि अटैच होने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है, सम टाइम, इतना टाइम ही लेती, 1-2 सेकंड ही ज़्यादा लेती है। देखिए यहाँ पर सब डिसेबल्ड है। अगर मैं सेटिंग्स में या इसकी अकाउंट क्रेडेंशियल्स में जाऊँ, माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में, तो यहाँ पर इसका MFA इस टाइम डिसेबल्ड है, उसके बाद परमिशन कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट की परमिशन नहीं है, लिस्ट की हमने नहीं दी, तो ये लिस्ट में शायद हमें अभी यूजर 1 पे भी यही एरर आ रहा होगा, लेकिन चलें, लेकिन काम करने देगा, लेट्स सी, लिस्ट की भी दे देंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ 01 पे, तो ये देखें यहाँ पर अभी एरर वही आ रहा है, लेकिन चले मैं जाके पहले लिस्ट भी दे देता हूँ। लिस्ट MFA डिवाइसेस, देखें Amazon की बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है
कि आपको पॉलिसी का पूरा बता भी देगा कि भाई आईए में जाके लिस्ट को कर देंगे ना तो आपको वो लिस्ट भी ये क्या नाम है, ये एरर गायब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे असाइन पे जाऊंगा तो ये मुझे काम करने देगा। ये देखिए ये भी करने दे रहा है, ये क्यों नहीं करने दे रहा, एक मिनट। अच्छा, लिस्ट की वजह से नहीं दे रहा, तो मैं लिस्ट को इनेबल कराता हूँ। लिस्ट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें जाता हूँ, एडिट पॉलिसी में जाऊंगा। अच्छा वो एरर था, लिस्ट एमएफए डिवाइसेस, इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करते हैं, लिस्ट में जाते हैं, लिस्ट एमएफए डिवाइसेस, रिव्यू, सेव। समटाइम ना आपकी पॉलिसी Amazon खुद भी बनवा देता है। जिस तरह से आपने देखा, मैं रिफ्रेश करूंगा, अगर मुझे अब दोबारा कोई उसने एरर दिया तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। 2-3 एरर्स के बाद आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे कि आपका की पॉलिसी पूरी बन जाएगी। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, अब आपके पास कोई एरर नहीं आ रहा एमएफए पे, बाकियों पे एरर आ रहा है लेकिन इस पे नहीं आ रहा। अब इस पे जाएंगे, वर्चुअल पे क्रिएट करेंगे, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, उससे कीज डालेंगे और बस। लेकिन चले मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ जिसको मैंने अटैच ही नहीं किया था, जिसपे तो अटैच ही नहीं की। लेकिन अब ये पॉलिसी मेरी बन गई ना, मैं 2 पे जाऊंगा, 2 पे जाके देखूंगा तो वहां पर वही एरर आ रहा हो, क्योंकि इसके साथ तो अटैच ही नहीं है पॉलिसी। तो पॉलिसी बनाना कोई मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल से। ये देखिए यहाँ पर एमएफए का पूरा एरर दे रहा है वो, क्योंकि 02 को तो पॉलिसी अटैच ही नहीं है। और ये पॉलिसी एक दफ़ा बन गई है, ये मैं सारी ज़िंदगी भी बैठ के यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि सारी ज़िंदगी मतलब जब से मैं AWS पे काम कर रहा हूँ, तो या मैं किसी के साथ शेयर कर दूँ, मुझे किसी के साथ शेयर करनी, मैं ये कोड कॉपी करके उसको दे दूंगा, वो सिर्फ ये चेंज करेगा क्योंकि अकाउंट आईडी डिफरेंट हो जाती है और यूज़र भी शायद चेंज हो। तो ये मेरा ख्याल है आज तक के लिए इतना काफ़ी है। मैंने इसीलिए 2 से 3 लैब्स भी इसलिए हल्की फुल्की ये करवाई हैं ताकि यूज़र्स का आइडिया हो जाए, ग्रुप्स का आइडिया। रोल की नहीं करवाई, रोल की मैं अभी करवाऊंगा भी नहीं। रोल की मैं करवाऊंगा तीसरा या चौथा चैप्टर है उसमें जाके करवाऊंगा जब हम EC2 पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर मैं ये जो मैंने अभी आपको ड्राइंग बना के दिखाई थी, ये वाली ये वाली इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके ऊपर। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, और मुझे एक चीज़ मैं सिर्फ आप लोग से ये रिक्वायर्ड करूँगा कि मुझे फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि फीडबैक से इम्प्रूवमेंट भी आती हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ है, यानी कि स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्लो किया जा सकता है, अगर स्लो हो तो फास्ट किया जा सकता है। तो मुझे आप लोगों का फीडबैक भी चाहिए होगा इस चीज़ के लिए।